इस सेशन का उन्वान है रोल ऑफ जर्नलिज्म इन बैलेंसिंग द सोसाइटी, और इसमें जो हज़रात शिरकत फरमा रहे हैं उनके नामे नामी इसमें ग्रामी हैं जनाब राहुल देव साहब, जनाब फाजिल जमीली साहब, जनाब सैयद फैसल अली साहब और जनाब सईद नकवी साहब। शायरी और सहाफ़त में नई नस्ल की नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत का नाम है जनाब फाजिल जमीली साहब। रोशनियों के शहर कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। हॉक्सबे और पैराडाइज पॉइंट पर अपने नक्शे का फिपा छोड़कर कुंवर रंजीत सिंह चौहान की मेहमान नवाजी कबूल करके दबिस्तान दिल्ली में तशरीफ़ लाए हैं। जमीली साहब जंग ग्रुप के ऑनलाइन एडिशंस के एडिटर हैं और कराची प्रेस क्लब के इलेक्टेड प्रेसिडेंट। मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो इस आखिरी सेशन में अपने ख्यालात से नवाज़ करें। बहुत शुक्रिया। ये मेरे ख्याल में छठा सेशन है और हम सुबह से पहले सेशन से लेके अभी तक यहाँ मौजूद हैं और मुझे लगता है कि रंजीत चौहान ने जो सोसाइटी हमारी या समाज अदम तवाज़ुन का शिकार है तो उसका तवाज़ुन आज ही दुरुस्त करने का फ़ैसला किया है कि आज ही सारे इसमें गुफ्तगू हो जाए और समाज को हम किसी न किसी तरह उसको सुधार लें। और इससे पिछला सेशन हुआ जिसमें आर्ट, लिटरेचर और फ़नून लतीफ़ा के ज़रिए सोसाइटी के सुधार की बात हुई और मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स जिनमें डॉक्टर साहब पीरज़ादा कासिम साहब, शमीम हनफी साहब, अशोक वाजपेयी साहब, फरहत एहसास साहब और दीगर साहिबान की गुफ्तगू, और मैं तो सारे दिन चूँकि सेशन में रहा और सुनता रहा तो मैं अपने मौजू से यकीनी तौर पे हट गया और मैं उन्हीं की गुफ्तगू में खोया रहा। और अब मौजू जो हमारा है वो है कि सोसाइटी के तवाज़ुन में जो जर्नलिज़म है वो क्या किरदार अदा कर सकता है। और जैसा कि यहाँ गुफ्तगू हुई, डॉक्टर साहब ने कहा, पॉइंट आउट किया कि इसका मतलब ये है कि सोसाइटी में तवाज़ुन नहीं है तो हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि हमारी पूरी सोसाइटी में ख़ास तौर पे पाकिस्तान के तनाज़ुर में बात करूँगा कि वो न सिर्फ अदम तवाज़ुन का शिकार है बल्कि कहीं कहीं मुझे ये लगता है कि वो उसका दिमागी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं है। और जिस किसी का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त ना हो तो उसे किसी माहिर नफ्सियात को दिखाने की ज़रूरत है, किसी ज़हनी अमराज के मुआलिज को दिखाने की ज़रूरत है, उसे सहाफ़त या अहले सहाफ़त से उसके सुधार की उम्मीद रखना मेरे ख़्याल में वो कतन दुरुस्त नहीं होगा। और हम जो जिस सोसाइटी के अंदर कि जो खुद अदम तवाज़ुन का शिकार है उसमें सहाफ़त करते हैं तो मुझे ये लगता है कि हमारा अपना भी तवाज़ुन कोई उस तरह ठीक नहीं है। हम खुद डिसबैलेंस हैं और मुझे लगता है कि हमारी सहाफ़त जो है वो इंसाफ के उस तराजू की तरह है कि जिसका पलड़ा कहीं ना कहीं किसी जानिब हर वक्त झुका रहता है। और मैं ये पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ, और मैं अभी तक कोई 25-30 साल मुझे अमली सहाफ़त के हो गए, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने आप को मैं सीख रहा हूँ, तिफ़्ल मक्तब समझता हूँ। लेकिन ये बात मैं वसूख से कह सकता हूँ कि ये जो आप समाज के सुधार की उम्मीद जो सहाफ़त से लगाए बैठे हैं तो आपको यहाँ भी मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि एक जर्नलिस्ट के तौर पे जब मैं अपने किरदार को देखता हूँ तो मुझे हमेशा ये लगता है कि सोसाइटी या समाज या मुआशरा उसके जितने भी दुख दर्द हैं, जितने उसके मसाइब व आलाम हैं, उसकी दिक्कतें हैं और तकलीफ़ें हैं, और उन्हें दूर करने के लिए
उनका मुदावा करने के लिए या उसका दरमा पैदा करने के लिए वो जो उम्मीदें सहाफ़त से लगाई हुई हैं, तो उसमें जो एक सहाफ़ी का किरदार है वो किसी न किसी तरह बहुत महदूद होकर रह गया है। और उसकी मिसाल मैं अपने पाकिस्तान के तनाजुर में दूंगा। हिंदुस्तान का मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, दोस्त बताएंगे कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो वर्किंग एडिटर का इंस्टीट्यूशन था उसको दिन ब दिन न सिर्फ मिनिमाइज़ किया जा रहा है बल्कि आलमोस्ट ख़त्म होता जा रहा है। और उसी जगह हमारे यहाँ मार्केटिंग और कॉरपोरेट कल्चर ने उस पर वो हावी हो गया है। और ख़ुद जो किसी भी अखबार या मीडिया हाउस का जो मालिक है, एंटरप्रेन्योर है, वो खुद ही एडिटर इन चीफ बन गया है। और उसका जो सेकंड है वो उसका मार्केटिंग मैनेजर या मार्केटिंग डायरेक्टर है। तो अब जो एक जो जर्नलिस्ट था, जो एक मुदीर होता था, वर्किंग एडिटर था, तो उसकी स्वाबदीद पे जो चीज़ें होती थी वो उससे छीन कर वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को दे दी गई हैं। अब आप अगर एक न्यूज़पेपर में हैं तो आप जब अपने डेस्क पे जाते हैं, आप डेस्क इंचार्ज हैं या न्यूज़ एडिटर हैं या एडिटर हैं, तो आपको मार्केटिंग की तरफ से एक डमी आके दे दी जाती है और उसमें बाकायदा मार्किंग होती है कि यहाँ यहाँ इश्तिहार लगना है। उसके बाद जो स्पेस आपके पास है उसमें ख़बरें लगा सकते हैं। और उसमें भी एक एडवाइजरी एडिटर इन चीफ की तरफ से होती है कि ये ख़बरें जो न्यूज़ हैं वो आपने लगानी है और उनकी प्लेसमेंट ये होनी है और ये ख़बरें नहीं लगानी। एक एडवाइजरी मार्केटिंग की तरफ से होती है कि ये हमारे क्लाइंट्स की ख़बरें हैं, इनको तो प्रायोरिटी पे लगाना है और फना अगर ख़बर फाइल हुई है तो इसमें ज़रा ख्याल रखिएगा क्योंकि वो हमारे क्लाइंट हैं, उनके खिलाफ खबर नहीं जानी चाहिए। तो इस सूरत हाल में जो मैं बेबसी महसूस करता हूँ एक सहाफ़ी के तौर पे कि मैं अगर चाहता हूँ कि सोसाइटी में कोई सुधार पैदा हो, उसमें जो अदम तवाज़ुन है उसको दूर किया जाए, तो मैं ज़ाहिर है उसमें बहुत बेबसी महसूस करता हूँ और यकीनी तौर पे नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में मैंने देखा कि मार्केटिंग बहुत हावी हुआ है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अखबार ने अपने आप को डीफेस कर लेते हैं कि उसकी एक जो मास्ट हेड होता है, पेशानी जिसे हम कहते हैं उर्दू में, कि उसका अखबार का जो नाम है वो होता है, उसके बाद हेडलाइन लगती है और उसके बाद सब हेडलाइन लगती हैं। तो समटाइम ऐसा होता है कि पूरे का पूरे सफ़े का कवर पेज का इश्तिहार, कि अगर हिंदुस्तान टाइम आप देखें तो पता नहीं चलेगा कि ये हिंदुस्तान टाइम रखा है या टाइम्स ऑफ इंडिया रखा है। तो हमारे यहाँ भी अब ये चीज़ आ गई है कि कम से कम डेली न्यूज़पेपर नहीं तो उनका जो मिड वीक्स हैं या संडे मैगज़ीन हैं उनमें ऐसा होता है कि ऊपर एक मॉडल की तस्वीर के साथ किसी फैब्रिक की कंपनी का या किसी गारमेंट कंपनी का उसका इश्तिहार आता है या किसी और प्रोडक्ट का, जैसे कि मोटरसाइकिल हैं या कोई कारें बनाने वाला इदारा है, तो इस तरह। तो अपने आप को डीफेस कर लेना, तो उससे ज़ाहिर है वो चीज़ें वो नहीं आ रही। फिर हमारे यहाँ एक और चीज़ आई है कि मुख्तलिफ़ तरह के प्रेशर ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रेशर्स हैं, मुख्तलिफ माफियाज़ हैं, उनके भी ज़ाहिर जर्नलिस्टों को प्रेशर आते हैं। और पाकिस्तान अभी पिछले साल की जो रिपोर्ट आई जो किसी आलमी तंजीम ने की, तो उसमें तीसरे नंबर पर था कि जिसमें सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट कत्ल हुए, कोई 14-15 के करीब। तो पाकिस्तान को अभी ये देखा जा रहा है कि वो दुनिया का दूसरा तीसरा मुल्क है कि जहाँ सहाफ़त करना पूरे सिद्क़ के दिल के साथ, सच्चाई के साथ, वो बहुत मुश्किल हुआ है। और इसके साथ साथ जो हमने एक जो आज़ादियाँ हासिल की थी कि ओवर द ईयर जो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे फोर फादर्स ने जो जद्दोजहद की कि हमने आज़ादी इज़हार के लिए जो कुर्बानियाँ दी, उसमें हमारी एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है। हमारा पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्लेटफार्म है,
जो 1958 या 60 में वो कायम हुई। और उसके बाद पहले तो हमारी जदोजहद थी वेजेस की, कि वहाँ जर्नलिस्टों के लिए कोई वेज अवार्ड नहीं था, तो वेजेस के लिए वो लड़ते रहे। फिर उसके बाद ज़ाहिर है हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप बहुत ज़्यादा रही, कि जो भी आया डिक्टेटर तो उसने सबसे पहले जो कदगनें लगाई या कर्ब लगाए तो वो जर्नलिज्म पे लगाए और अखबारात पे लगाए। उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, चैनल नहीं थे, तो उसमें हमारे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और उसमें यहाँ तक भी हुआ कि लोगों को जेलें काटी उन्होंने, उनको कोड़े लगाए गए। कोई 4 सहाफ़ी हमारे ऐसे हैं जर्नलिस्ट कि जिनको जनरल ज़िया के दौर में बाकायदा कोड़े मारे गए। तो वो जो एक जद्दोजहद से हमने आज़ादी इज़हार ख़रीदा था और इंफॉर्मेशन तक रसाई की आज़ादी ली थी, और हम ये समझते थे कि हम एक बहुत सुरखरू हुए हैं, तो हमें ये अब लग रहा है जाके कि जब से ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आ गए हैं और एक बिल्कुल एक मशरूम ग्रोथ हुई है हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स की, तो उससे हमें ये लगा कि ये जो आज़ादियाँ हमने अपनी जद्दोजहद से हासिल की थी, तो वो हमारी सहाफ़त की आज़ादी के बजाय या अहले सहाफ़त की आज़ादी के बजाय वो मीडिया हाउसेस की आज़ादी बन गई है। अब वो ये समझते हैं कि उस आज़ादी को जो कि हमारी जद्दोजहद से, एक आमिल सहाफ़ियों की जद्दोजहद से जो आज़ादी मिली, तो वो मीडिया हाउसेस की आज़ादी बन गई। और मीडिया हाउसेस अब उस आज़ादी को अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ जहाँ वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत खुले अंदाज में इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ जहाँ वो मजबूर हो जाते हैं, तो जहाँ उनका दम खम नहीं चलता तो बहुत जल्दी से घुटने टेक देते हैं। और कुछ चीज़ें हमने चूँकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो बहुत सारी ट्रेनिंग हमने आपसे ली हिंदुस्तान से। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो एक जिंगुइज़्म आया है और जो न्यूज़ के बैकग्राउंड में गाने बजाना और एक ब्रेकिंग न्यूज़ हर वक्त वो करना, तो वो हमने आपसे सीखा हिंदुस्तान से। और उससे ये हुआ है कि हमारे यहाँ जो सोसाइटी को, जैसे कि आज का मौजू है कि बैलेंस करने के लिए, कि लोगों को एक सही और सच्ची मालूमात पहुंचाने के लिए जो काम हमारे अखबारात कर रहे थे, तो वो टीवी चैनल्स में उसका एक फुकदान नज़र आता है, क्योंकि वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ की दौड़ में, और दूसरा उसमें जो TRP है उसमें आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वो एक रेटिंग का, तो उसमें भी हमारा जो मार्केटिंग का वो है वो अमल दखल ज़्यादा है। कि आपसे कह दिया जाता है कि अगर आप किसी, मैं फ़र्ज़ किया कि मैं बहुत संजीदा, जैसा कि आज का मौजू है, इस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि इसकी रेटिंग नहीं है। तो इसकी बजाय अगर आप कोई अदाकार है या कोई नाच गाने का प्रोग्राम है या कोई बहुत ही तफरीह का जुगतबाजी का है, तो जिसमें बहुत ज़्यादा कह के पढ़ रहे हैं, तो उसकी रेटिंग उनके पास ज़्यादा है, तो वो कहते हैं कि जी इसका इश्तिहार ज़्यादा आएगा, तो इसलिए आपका प्रोग्राम जो है वो एक तो प्राइम टाइम में नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें एक सोसाइटी में बजाय तवाज़ुन आने के, तो लग रहा है कि वो एक अदम तवाज़ुन ज़्यादा और बिगाड़ ज़्यादा पैदा हो रहा है। अच्छा, फिर दूसरा बात मैं हमेशा दोस्तों से कहता हूँ कि हम जब अपने मुश्किलात का शिकार होते हैं और हमारे बहुत मुसीबतें होती हैं, दिक्कतें होती हैं, तो हम गिला गुजार भी बहुत रहते हैं मीडिया से, लेकिन उसकी तरफ देखते भी हैं कि ये मीडिया ही शायद हमारी मुश्किल का कुछ हल निकाले। लेकिन चूँकि बदकिस्मती से कह लीजिए कि मीडिया अब एक इंडस्ट्री बन चुका है, तो मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहता हूँ, और जब भी मुझसे पूछा जाता है, तो जब एक इंडस्ट्री होती है उससे आप ये तवक्को तो कर सकते हैं कि वो जो प्रोडक्ट पेश कर रही है वो कितनी मेयारी है या कितनी गैर मेयारी है, लेकिन किसी इंडस्ट्री से आप मसीहाई की तवक्को नहीं कर सकते। तो इसी तरह अगर मीडिया एक इंडस्ट्री बन चुका है, और हमारे यहाँ तो बहुत बदकिस्मती है कि 3-4 मीडिया हाउसेज ऐसे हैं कि जिनका पैशन शुरू से लेके आज तक वही है, जर्नलिज्म है। उसके बाद जो हमारे यहाँ ये जो अब एक जैसा कि मैंने कहा कि मशरूम ग्रोथ हुई है,
उसमें पान, सिगरेट, बीड़ी बेचने वाले उन्होंने मीडिया हाउसेज खोले हैं। और अब तालीम बेचने जी और अब तालीम बेचने वाले जो हमारे थे लोग, जिन्होंने मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए बहुत पैसा कमा लिया है, तो उन्होंने अब मीडिया हाउसेज खोल लिए हैं। और वो सारे एक ही भेड़ चाल है, एक डगर पे चल रहे हैं कि जो एक काम करता है, अगर एक बड़ा चैनल है जो सबसे पहले निकला, तो जो कुछ भी वो कर रहा है, यहाँ सबसे ज़्यादा टीवी चैनल या अखबारात हैं वो उर्दू के हैं, जो कि ज़ाहिर है पूरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को कवर नहीं करते। तो जब आप पूरी सोसाइटी को कवर नहीं कर रहे, तो उसके दुख दर्द की इलाज आप बन नहीं सकते हैं। इसी तरह सिंधी ज़ुबान में सिर्फ़ और सिर्फ 4 चैनल हमारे जो एक्टिव 4 चैनल हैं। बलोची के जो चैनल हैं वो सिर्फ एक है, पश्तो के 2 चैनल हैं, पंजाबी का 1 चैनल है, मेरे ख्याल 2 हैं, और वो भी एंटरटेनमेंट के हैं। और आदाब और अखबारात की तरफ आप देखिए तो पंजाबी में एक अखबार निकला था सजन। अब पंजाबी एक बहुत बड़ा सूबा है हमारा, तो एक अखबार निकला था किसी ज़माने में, वो भी लाहौर से निकला था और वो अपनी मौत आप मर गया। ज़ाहिर है उसको कोई फंडिंग नहीं थी, उसको कोई इश्तिहार नहीं मिलते थे, कुछ भी नहीं था। तो अब पंजाबी में कोई एक अखबार भी नहीं है। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो, ये बस सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिर है मैं पाकिस्तान के तनाजुर में मैंने बातें की, बाकी आप लोग बता सकेंगे कि आपके यहाँ कितना, क्योंकि जो मैंने कहा कि कुछ ना कुछ चीज़ें हमने आपसे सीखी हैं, कुछ बुराइयां हमारी अपनी थी और कुछ खूबियां आप ये कह लें जो आपसे सीखी हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, और अगर कुछ उसके बाद कोई सवाल आपका हुआ तो मैं यकीनी तौर पर उसका जवाब दे सकूँगा। बहुत शुक्रिया फाजिल जमीली साहब। हमारे हिंदुस्तानी सहाफ़त में एक मखसूस मुकाम रखने वाले राहुल देव साहब और सईद नकवी साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। सईद नकवी साहब से मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी जगह लें। सईद नकवी साहब। रंजीत चौहान साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि गुलदस्ते देकर उनका इस्तकबाल करें। राहुल देव साहब, जनाब सईद नकवी साहब। अंग्रेज़ी और उर्दू के मुमताज़ सहाफ़ी जनाब सैयद फैसल अली साहब का ताल्लुक़ पटना बिहार के एक अदबी खानवादे से है। सहारा ग्रुप ज्वाइन करने से कबल वो सऊदी अरेबिया के मारूफ अंग्रेज़ी रोज़नामे अरब न्यूज़ के एडिटर रहे। फ़िलहाल रोज़नामा सहारा, आलमी सहारा और सहारा टीवी के ग्रुप एडिटर के ओहदे पर सरफराज हैं। फैसल अली साहब ने 1000 से ज़्यादा स्टोरीज़ मुनफरिद सियासी मसाइल पर कवर की। उन्होंने नोबेल विनर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, नवाज शरीफ साहब जैसी दुनिया की मखसूस तरीन शख्सियात का इंटरव्यू लिया। वो जियो टीवी, NDTV, CNN, BBC, डॉन टीवी और फ्रेंच लिबर्टी जैसे मारूफ मीडिया हाउसेस से वाबस्ता रहे। मैं इंतहाई अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने तजुर्बात की रोशनी से इस बज़्म को मज़ीद मुनव्वर कर दें। जनाब सैयद फैसल अली साहब। शुक्रिया। हाज़रीन, सबसे पहले कुंवर साहब का, रंजीत साहब का और इस इदारे से जुड़े हुए जश्न अदब के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि एक बहुत संजीदा मौजू पे इतने अच्छे लोगों के साथ गुफ्तगू का इनेकाद किया है। और बहुत अच्छी बात है, हम लोग हमेशा बात करते हैं दूसरी चीज़ों पे, कहीं ना कहीं ख़ुद एहतसाबी भी होनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम माशरे में किस तरह का निज़ाम लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कामयाब हैं या नहीं है। बहुत अच्छा मौजू है, रोल ऑफ जर्नलिज्म इन बैलेंसिंग द सोसाइटी। जैसा कि जमीली साहब ने कहा, मैं उनकी बात बहुत गौर से सुन रहा था। अभी कुछ अर्से कबल हैदराबाद में एक प्रोग्राम था, मीडिया कॉन्क्लेव था मानू में, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पे नजम सेठी साहब आए थे और इम्तियाज़ आलम साहब भी वहाँ पे थे। मैं भी वहाँ पे इत्तेफाक से था और इसी तरह की गुफ्तगू हो रही थी। तो जो बातें वहाँ पे नजम सेठी साहब ने कही और इम्तियाज़ साहब ने कही, तो मैं थोड़ा सा परेशान था इससे कि मैं काफ़ी पाकिस्तान गया हूँ और अफ़गानिस्तान के जिहाद का जो सो कॉल्ड जिहाद था, उन दिनों हम लोगों का ट्रांजिट रूट पाकिस्तान ही होता था। तो बहुत सारे सहाफ़ियों से मेरी मुलाकात है, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता था, लेकिन उस तरह से उतनी
तो नहीं हो पाती थी, जो निजाम सेठी ने बताया और इम्तियाज़ साहब ने बताया। और आज जमीली साहब ने जो बात कही तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता है। हालांकि ऐसे देखें तो निज़ाम के तौर पे बहुत ज़्यादा फ़र्क है इस मामले में कि हम लोगों के यहाँ पूरे तौर पे जमहूरी निज़ाम है। पिछले 65 साल से इनके यहाँ उस तरह का मामला नहीं रह पाया बदकिस्मती से। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया के हवाले से अगर बात करें तो मोर और लेस सिचुएशन एक सी है। सिर्फ एक दो चीज़ें जो ये कह रहे थे तो उसमें मुझे लगा कि नहीं, हमारे यहाँ हालात इतने बुरे नहीं हैं। जब उन्होंने कहा कि मीडिया के ऊपर माफिया का ही प्रेशर आता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं। मैं 22-24 साल के बाद हिंदुस्तान लौटा हूँ, एक बड़े मीडिया घराने से जुड़ा हूँ और जाहिर सी बात है जो लोग जानते हैं सहारा को उर्दू का सबसे बड़ा अखबार है मुल्क का, 18 एडिशन है, 10 जगहों से छपता है, चैनल है हमारा, मीडिया हाउस भी बहुत बड़ा है। लेकिन अभी तक 3 साल में कभी ये मौका नहीं आया कि मुझे किसी ने फ़ोन करके ये कहा हो कि भाई ये ना करो ये करो। जाहिर सी बात है, लोग माने ना माने, एडिटर हजरात माने ना माने, एक रेड लाइन तो होती है। रेड लाइन होती है जो दूसरों को ना दिखे, हम लोग जो उस ओहदे पे होते हैं, जो उस काम पे लगे होते हैं, उनको पता होती है कि रेड लाइन है और उससे बचाकर हर आदमी निकलने की कोशिश करता है। ये उनकी अपनी मजबूरी होती है। लेकिन उसके साथ साथ एक दो चीज़ें जो हो रही हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। मैं जब बैरून मुल्क था और जब यहाँ आता था हिंदुस्तान, तो मीडिया की जिस तरह की जमहूरी यहाँ पे दिखती थी तो मुझे बड़ा अफसोस होता था, बहुत ताज्जुब होता था कि हिंदुस्तान 125 करोड़ लोगों का मुल्क और यहाँ की मीडिया, और जिसका इतना ज़बरदस्त इसकी तारीख़ रही है कि जंग आज़ादी से लेके अब तक अगर आप बात करें तो जंग आज़ादी के जितने बड़े मुजाहिद हैं उनका कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सहाफ़त से उनका जुड़ाव रहा और उसी के ऊपर चढ़ कर के उन लोगों ने ये आज़ादी हासिल की। उसके बाद का भी दौर देखें बहुत अच्छा रहा। लेकिन पिछला जो 20-25 साल का दौर है, ख़ास करके जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है, तो कहीं ना कहीं पसमानदगी जो है वो पूरे तौर पे हम पे हावी होती जा रही है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा क्योंकि मैं इस सिस्टम का हिस्सा हूँ कि हम लोग बिल्कुल नाकारा हैं या हम लोग बिल्कुल काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वाकई जब बैलेंसिंग द सोसाइटी की बात होती है, सोसाइटी में तवाज़ुन लाने की बात होती है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं। और उसमें ख़ास वो हिंदी का मीडिया हो, उर्दू का मीडिया हो, अंग्रेज़ी का मीडिया हो, पूरे तरह से कहीं ना कहीं एक ही तरह की हालात हैं। हाँ, मैं बहुत वजाहत के साथ कहूँ कि अंग्रेज़ी का जो मीडिया है उसमें ये हालात उतने ज़्यादा नहीं हैं, वहाँ पर प्रेशर कम है और शायद उसकी वजह भी बहुत सियासी होती है। इसलिए कि अगर उर्दू का आप अखबार चला रहे हैं, हिंदी का आप अखबार चला रहे हैं, तो पॉलिटिकल प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा होता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे यहाँ मेरा जो मीडिया हाउस है, हम लोगों का उर्दू का भी अखबार है जो सबसे बड़ा अखबार है, हिंदी का भी अखबार है। हिंदी में अगर कोई चीज़ छपती है तो उतना उस पर तवज्जो नहीं जाती है, लेकिन उर्दू में अगर किसी सियासी जमात के बारे में कोई चीज़ छपती है तो वाकई उसका प्रेशर मेरे ऊपर आता है। उर्दू के चैनल पर अगर कोई चीज़ चल जाती है तो उससे कहीं ना कहीं काफ़ी बहुत बड़ा वोट बैंक उससे जुड़ा है, 20-25 करोड़ मुसलमानों का मामला होता है, तो वो प्रेशर आता है। तो कहीं जानिबदार होना पड़ता है या नहीं भी होना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपको वो जो रेड लाइन का मामला है वो सामने आ जाता है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि मीडिया किस तरह से बिहेव कर रहा है हिंदुस्तान का। मुझे 3-4 वाक़े याद आ रहे हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब मुल्क के वज़ीर आज़म थे, उनके घुटनों में कुछ तकलीफ़ थी और घुटनों का नी ट्रांसप्लांट होने वाला था, वो घुटना तब्दील किया जाने वाला था। मैं उन दिनों हिंदुस्तान में नहीं था। हिंदुस्तान आया, इत्तेफाक से मैं बॉम्बे आया, ब्रिज कैंडी अस्पताल की तरफ से जा रहा था, तो मुझे लगा कि पूरा हिंदुस्तान का जो मीडिया है वो ब्रिज कैंडी के सामने कैंप लगा के, लिटरली कैंप लगा के, टीवी कैमरे और पूरे बड़े बड़े जर्नलिस्ट और बड़े बड़े लोग वहाँ खड़े हैं और वो रिपोर्टिंग हो रही है 24/7। इस हद तक रिपोर्टिंग हो रही है कि वाजपेयी साहब के घुटने का पैटिला, जो पैटिला है वो सिया गया है, तो जॉनसन एंड जॉनसन के थ्रेड से सिया गया है। और डॉक्टर रत्नावत, जिनको उससे कबल हिंदुस्तान में शायद कोई नहीं जानता होगा, उनको पूरा हिंदुस्तान जान गया। इतनी ज़्यादा रिपोर्टिंग उनके घुटने के बारे में हुई कि मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, ऑर्थोपेडिक्स का क्लास चल रहा है या सहाफ़त हो रही। उसी तरह से फिर एक और वाक़या हुआ, प्रमोद महाजन साहब का इंतकाल हुआ। जाहिर सी बात वो हादसा था, उनका कत्ल हुआ, बहुत अफसोसनाक वाक़या था। उसकी भी जिस तरह से 24/7 रिपोर्टिंग होती रही। और अफसोस की बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल का, जैसा ये बात कह रहे थे, उसमें टीआरपी की दौड़ होती है, सनसनी की चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अखबारात में भी वही छाया रहा है। मुझे याद है वाजपेयी साहब का जब इंतकाल हुआ तो उसी दौर में, सईद भाई यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सीनियर हम लोगों के सहाफ़ी हैं, उसी पीरियड में एक हिंदुस्तान का और बड़ा आदमी मरा, उनकी मौत हुई, सीताराम केसरी।
सीताराम केसरी वॉज ए ट्रू स्टोरी ऑफ रैग टू रिचेस। एक एग्जाम्पलरी कैरेक्टर था इस माने में, मैं उनके लीडरशिप पे बात नहीं कर रहा हूँ। पर रिपोर्ट करते वक्त कहीं ना कहीं हम ये भूल गए कि हम एक समाज के बहुत बड़े हिस्से की निज़ाम के ऊपर भी बातचीत कर रहे हैं, उस पर भी सवालिया निशान उठा रहे हैं। उसका जो अपना कानून है, सही है गलत है वो मुझे नहीं मालूम, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो और ये बहुत हसास मामला है, इस पर गौर करना चाहिए। लोगों ने नहीं किया और इस हद तक किया कि मुझे ये लगा कि शायद दे हैव गॉट ए वेपन टू शूट एट अ होल ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन दिस वे। बड़े अफसोस की बात है, हम इन चीज़ों पे गौर नहीं करते। अभी हाल का आप मामला देखिए, हिंदुस्तान का मीडिया जो रिपोर्ट करता है, ख़ास करके टेररिज्म, दहशतगर्दी और इसके हवाले से चीज़ें जब हम रिपोर्ट करते हैं, हम किस तरह से रिपोर्ट करते हैं। अभी चंद एक आध साल पहले की बात है, एक कश्मीरी नौजवान तो नहीं था, कश्मीरी को पहले शायद दहशतगर्द था, बाद में उसने हिंदुस्तान छोड़ दिया, लौट करके आया और पुलिस ने ये दिखाया कि वो कहीं ना कहीं जामा मस्जिद के किसी रेस्ट हाउस से उसकी गिरफ्तारी हुई और उसमें पूरी ये स्टोरी चलने लगी मीडिया पे, कश्मीरी दहशतगर्द गिरफ्तार और पूरा ये कि इसके पास ये नक्शा मिला है, ये इसके पास आर्म्स एंड एम्युनिशन मिले हैं, AK-47 मिला पूरे तौर पे, और यहाँ उसकी हमले की तैयारी थी। और दहशतगर्द ये भी नहीं कि मुबैना दहशतगर्द हम कहें, नहीं, दहशतगर्द। और आज क्या हुआ, अभी चंद हफ्ते कबल उसको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया और ये पता चला कि वो पूरी स्टोरी पुलिस के जरिए प्लांट की गई थी। वो बेचारा निहत्ता लौट आया था नेपाल से, सरेंडर करने आया था, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन के बाद आया था, लेकिन हम में से किसी ने, मैं खुद को भी जिम्मेदार मान रहा हूँ, किसी न्यूज़ चैनल ने, किसी मीडिया हाउस ने उसकी तफ्तीश नहीं की। रिपोर्टिंग में जो रिसर्च का एलिमेंट होता है वो एकदम शून्य, एकदम नग्न, एकदम जीरो, एकदम निल हो गया। और जब वो बेगुनाह होकर के छूटा जेल से, तो हमने एक छोटा सा टिकर चला दिया। हमारे जो एहसासात हैं, हमारी जो सेंसिबिलिटीज़ हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो सोशल कहते हैं हम लोग मार्केटिंग में एक टर्म होता है सोसाइटल ऑब्लिगेशन ऑफ एनी प्रोफेशन, जो सोसाइटल ऑब्लिगेशन है इस का, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। हम अपनी जिम्मेदारियों से हट रहे हैं। दूसरा आपको एग्जाम्पल दें, और इन सारी चीज़ों से याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं बैलेंसिंग द सोसाइटी की, सोसाइटी में, समाज में तवाज़ुन लाने की। ये सारी चीज़ें अदम तवाज़ुन की बायस हैं। उसके बाद आप देखिए दहशतगर्दी के हवाले से जितनी रिपोर्टिंग होती है, मक्का मस्जिद में ब्लास्ट हो, समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हो, दूसरे सारी जगहों में ब्लास्ट हो, मैं मानता हूँ, बहुत इससे मानता हूँ कि जितनी भी न सिर्फ हिंदुस्तान में, दुनिया के कई हिस्सों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसमें मुस्लिम हजरात इन्वॉल्व हैं। मैं उनको नहीं समझता मुसलमान, लेकिन वो शक्ल सूरत से, शबाहत से, अपने हुलिये से मुसलमान जैसे दिखते हैं, दावा भी करते हैं, चाहे वो बगदादी हो, चाहे वो शेखू हो। लेकिन ये तो पूरे माशरे को समझने की बात है कि हम में से कितने लोगों के साथ अपने को रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल नहीं करते हैं, ना हिंदुस्तान के, ना दुनिया के कहीं। लेकिन हिंदुस्तान की मीडिया कहीं ना कहीं जब इनकी सारी चीज़ों को रिपोर्ट करती है तो पूरे माशरे को उनके साथ जोड़ के देखती है। बड़े अफसोस की बात है, अगर आमिर नाम का बच्चा दिल्ली से पकड़ा जाता है दहशतगर्दी के आरोप में, 16 साल की उम्र में पकड़ा जाता है, 32 साल की उम्र में वो बेगुनाह छूटता है। 16 साल तक हमने उसको दहशतगर्द कहा, 32 साल की उम्र में वो लड़का छूटा, बेगुनाह छूटा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेगुनाह है। लेकिन हम में से किसी में ये हिम्मत नहीं हो कि हम लोग माजरत कर लें, हम लोग माफ़ी मांग लें और उससे सबक लें। दूसरी तरफ अगर और कोई लोग गिरफ्तार होते हैं, मैं बहुत बड़ा सवाल उठा रहा हूँ, यहाँ पे मीडिया के मेरे साथी बैठे हैं। सलमान, एक लड़का बेंगलोर से गिरफ्तार हुआ, वो IT इंजीनियर था, दहशतगर्दी के एक इल्ज़ाम में उसको पकड़ा गया। मुबैना दहशतगर्द आप कह सकते हैं, ठीक है, जान जारी है, लेकिन वो तुरंत पूरे मीडिया में दहशतगर्द हो गया। साध्वी प्रज्ञा पकड़ी गई, कर्नल पुरोहित पकड़े गए। मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, किसी टीवी चैनल ने, किसी अखबार ने उनके लिए आतंकवादी वर्ड या दहशतगर्द वर्ड यूज़ किया? आज भी आदर से कहते हैं साध्वी प्रज्ञा। कैसी साध्वी, कैसे महात्मा, कैसे इमाम, कैसे मुसलमान जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं? तो जब हम रिपोर्ट करते हैं, जब हम मजमून लिखते हैं, जब इस तरह की बातें करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम किसी, जाहिर सी बात है, अब तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि वो लोग थे। मैं ये इससे ये नहीं कह रहा, एक्सोनरेट नहीं कर रहा हूँ कि इसमें कुछ मुस्लिम हजरात भी इस तरह के एक्टिविटीज़ में नहीं है, बिल्कुल नहीं होंगे।
आप उनके लिए भी वही स्टैंडर्ड रखिए जो आप दूसरे के लिए कर रहे हैं। आप तवाज़ुन रखिए। आपका काम है एक्यूरेसी, आपकी जो की एलिमेंट होती है रिपोर्टिंग में, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। हम एक्यूरेसी नहीं रखते हैं, कहीं ना कहीं हमारे चश्मे का जो है वो रंग बदल जाता है और इससे समाज बढ़ता है। इस एहसास को लाने की ज़रूरत है। मैंने अभी एक एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ भी मैंने ये बात कही थी कि मुझे याद है 2005 का वो सान है जब इंग्लैंड के ट्यूब में ब्लास्ट हुआ था और इत्तेफाक से हम लोग वहीं थे। इयान ब्लेयर साहब उस वक्त लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के चीफ हुआ करते थे। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था, सारे लोग, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा, इंग्लैंड में दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मामला हुआ था ये, तो ट्यूब में ब्लास्ट हो जाए तो वहाँ पे सारे रिपोर्टर्स, एक तो ये कि हम लोगों की जैसे वो लोग मुंह में नहीं लग जाते हैं कि आप वही बोलिए जो वो सुनना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी तादाद में जो 200-300 रिपोर्टर्स थे पूरी दुनिया से, जर्नलिस्ट थे, वो ये जानना चाह रहे थे कि इसमें कौन लोग शामिल हैं। इयान ब्लेयर साहब से बार बार ये पूछा गया कि इस पूरे वाक़े के पीछे कौन है, तो वो बोले कि इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन। फिर पूछा गया क्या अलकायदा इसमें शामिल है, क्या अलकायदा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं आपको बताऊं, चूँकि मैं सऊदी अरब में बहुत दिनों रहा हूँ, पूरे मशरक़ वस्ता में मैंने काम किया है, तो वो जो ब्लास्ट था उसमें वो इट हैड ऑल द हॉलमार्क ऑफ अलकायदा, तो वो देख के लग रहा था कि अलकायदा का ऑपरेशन हो सकता है, ये दिख रहा था। लेकिन इयान ब्लेयर साहब ने जब पूछा गया कि अलकायदा इसके पीछे है, तो बोले नो, वी हैव सर्टेन लीड्स, वी आर फॉलोइंग द लीड्स, अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी जब तक कि ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाए हम इसके ऊपर कोई भी हतमी फैसला नहीं कर सकते हैं। दिस इज द रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। आप यकीन कीजिए, थोड़ी देर के बाद मैं होटल के कमरे में गया, हिंदुस्तान के एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल टीवी चैनल को मैंने ट्यून किया और वहाँ पे चल रहा था अलकायदा अटैक्स लंदन। बड़ी अजीब सी बात होती है और हम जर्नलिस्ट हजरात इस पर सवाल नहीं उठाते हैं। आप सारे लोगों से मैं ये सवाल उठाता हूँ कि हमारी पुलिस कितनी अहल है, हमारे हसास इदारे कितने अहल हैं। आपके घर में चोरी हो जाए, बरसों बरस तक केस इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीश चलती रहती है, चोर नहीं गिरफ्तार होता, लेकिन एक ब्लास्ट हो जाए उनको मिनटों में ये खबर हो जाती है कि इसके पीछे लश्कर तैयबा है, लश्कर जानवी है, अंसार सुन्ना है, फलां है, फलां है, फलां है, फलां है, और 4 बंदे लाके खड़ा भी कर देते हैं कि ये हैं। हमने कभी सवाल उठाया? हमने कभी इसके ऊपर जांच की? हमने कभी इसकी पड़ताल की? नहीं करते हैं, इसलिए कोई टीआरपी का मामला आ जाता है, चल रहा है, सारे लोग देखने लगते हैं, उसके बाद फिर वो स्टोरी ड्रॉप हो जाती है, दूसरे दिन ड्रॉप हो गई, दूसरे दिन कोई और नया तमाशा। आज पूरे हिंदुस्तान के किसान, एवरेज 46 किसान रोज खुदकुशी कर रहे हैं। इस एवरेज है 46 किसान रोज खुदकुशी कर रहे हैं। इधर इस बार तो क्योंकि कुछ सियासी बातें ऐसी हो गई है, एक नई सरकार आई है कि फिर भी बात हो रही है किसानों के ऊपर, नहीं तो आप बताइए कि इससे पहले पिछले साल तक कब किसी बड़े टीवी चैनल ने, कब किसी बड़े अखबार ने किसानों की खुदकुशी के ऊपर एक बड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की, उनके वजूहात को, उनके हालात को जानने की कोशिश की? मैं हम नहीं करते। हम कहीं ना कहीं बायस में फंस गए हैं, हम कहीं ना कहीं प्रेफरेंसेस में फंस गए हैं, हम कहीं ना कहीं ऐसी हरी हरी और गुलाबी चीज़ों में फंस गए हैं जिससे बाहर हम निकलना नहीं चाहते। क्या हम इस तरह की तवाज़ुन के माहौल में, क्या हम इस तरह की चीज़ों को करके, क्या हम समाज में तवाज़ुन ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें जो आम आंखों में दिखती हैं, और आप यकीन कीजिए कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी आज दांव पे है। हर आदमी पूछ, अरे मीडिया में ऐसा ही चलता रहता है, और हम फिर भी चलाते हैं। मीडिया में यही चलता रहता है, फिर भी हम चलाते हैं। हम में से सारे लोग कहते हैं सर चला लीजिए, चल जाएगा सर, कल देखा जाएगा। एडिटोरियल मीटिंग शाम में 6 बजे होती है हमारी अखबार की, सुबह 8 बजे टीवी चैनल की, पूछते भाई इसको देख लो, बोलता सर कहाँ सर, इसको दिखाइए। वो सांप नचा लीजिए, ठीक है सर, लेकिन इस पर कहाँ जाइए? और आप यकीन करें, जो ये बता रहे थे एडिटर्स की बात, हमारे यहाँ BEA है, ब्रॉडकास्ट एडिटर एसोसिएशन है, हमारे यहाँ एडिटर्स की बहुत बड़ी और ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएशन है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आज भी हिंदुस्तान में मेन स्ट्रीम अगर टीवी चैनल्स की बात कर लें 10 हैं, 10 के एडिटर बैठ जाएँ, एक लाइन ड्रॉ कर लें, हमें ये दिखाना है, ये नहीं दिखाना है, ये बताना है, ये नहीं बताना है, ये करना है, ये नहीं करना है। हम भी उसमें शामिल हैं, उसके मेंबर हम भी हैं, कि हम जाते हैं सेमिनार्स में, हम जाते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, हम अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब एडिटोरियल मीटिंग होती है तो फिर ये पता करते हैं कि टीआरपी वाली चीज़ कौन सी है। ये बहुत अजीब बात हो गई है, ये कमर्शियलाइजेशन से आ गया है।
मुझे ये याद है जब हम, जाहिर सी बात है यहाँ पे मुझसे बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, लेकिन 25-27 साल का मेरा तजुर्बा इस पेशे में हो गया। अब पेशा मैं नहीं कहूँ, मैं आज भी इसे पेशा नहीं समझता हूँ, अपने हद तक कम से कम। जब हम लोग जर्नलिज्म में आए थे, सहाफ़त में आए थे, तो सहाफ़त एक पैशन होता था, एक ऑब्सेशन होता था, एक फैशन होता था। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि फॉर मी जर्नलिज्म इज ए फैशन, पैशन एंड ऑब्सेशन। ये खत्म हो गया, ना फैशन है, ना पैशन है, ना ऑब्सेशन है। अब सिर्फ और सिर्फ कमर्शलाइजेशन, अब सीधा कमर्शलाइजेशन है। अब वो फैशन, पैशन, ऑब्सेशन की बात ही नहीं है। हमारे यहाँ शॉर्टकट का मामला हो गया है। हमें याद है जब हम लोग प्रिंट में थे, एक अगर बायलाइन छप जाती थी तो उस दिन सारे दोस्तों को ले जाकर, सब उतने पैसे नहीं होते थे कि मिठाई खिलाएं, पार्टी करें, ढाबे पे जाके चाय पी आते थे कि आज हमारी बायलाइन स्टोरी छपी है, और बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। अब हालात ये है कि एक बच्चा एक स्कूल कॉलेज से फारिग होकर आता है मीडिया का, और आने के बाद सीधे वो एक टीवी चैनल पे खड़ा हो जाता है माइक लेकर के, और वो चेहरा दिखने लगा, पूरे हिंदुस्तान में मकबूल हो गया। उसको ना आम पता है ना इमली पता है। आपको एक दो और वाक़या सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। मैं सीरिया में था, दमिश्क में था, जब मुझे ये जॉब ऑफर हुई थी। सहारा के उस समय दमिश्क में था, और ये मामला, उससे पहले की एक बात बताऊँ, जो गाज़ा की जो लड़ाई हुई थी हिज़्बुल्लाह और इसराइल की, उन दिनों इंडिया के किसी टीवी चैनल ने मुझे कॉल किया फ़ोनों के लिए। वहाँ पर जाहिर सी बात बहुत हिंदुस्तानी भी थे सीरिया में और दमिश्क में। तो एक बहुत बड़ा टीवी चैनल, वो मुझसे फ़ोन पे बात कर रहा था। उसने पूछा, ये फैसल साहब, हमारे साथ फैसल अली साहब मौजूद हैं, जो ग्रीक की कैपिटल डेमास्कस में। तो मुझे लगा कि एक बार स्लिप हो गया, गलतियाँ होती हैं, आने और गलती हो गई, आप सुधार नहीं सकते। थोड़ी देर के बाद फिर उन खातून ने, जो एंकर थी, उन्होंने फिर इसी को रिपीट किया। मेरे लिए बड़ा एम्बैरेसमेंट कि मैं कैसे बताऊं कि मैं शाम के कैपिटल दमिश्क में हूँ और शाम का कैपिटल है, और वो बोलती रही इसी तरह से। उसके बाद जब ब्रेक हुआ तो मुझसे पूछ रही कि सर आपसे और क्या पूछ लूं। हम कहा, अच्छा ये भी मुझे ही बताना, ठीक है भाई ये पूछ लो। ये हालत हो गई। दूसरा एक सानिया मैंने देखा, मैं हिंदुस्तान में नहीं था उन दिनों, पुणे के पास, बॉम्बे के पास एक तेंदुआ एक रिहायशी इलाके में घुस गया। हो गया, जाहिर सी बात है, फॉरेस्ट कट रहे हैं, जिस तरह से शहर बढ़ते जा रहे हैं, जंगल घटते जा रहे हैं, ये वाक़या होता रहता है। तो वो भी एक पूरे टीवी चैनल पे जैसे सबसे बड़े हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वाक़या ये है, और इससे ही हिंदुस्तान की किस्मत बदलनी है और जीडीपी बढ़ जाएगी, वो चल रहा था। तेंदुआ यहाँ से निकला वहाँ गया, तेंदुआ वहाँ से निकला वहाँ गया, पूरे सारे टीवी चैनल पे तेंदुए की जमहूरी चल रही थी, पूरे तेंदुआ दौड़ रहा था। उसके बाद वो जो रिपोर्टर था वो बता रहा है कि अभी देखिए ये तेंदुआ यहाँ से निकला है, वो निकल करके उस झाड़ी में घुस चला गया है। एंकर ने पूछा, अब तेंदुए का अगला कदम क्या होगा? अब तेंदुए का अगला कदम क्या होगा? वो रिपोर्टर ज्यादा से आना था, उसने बात को संभाली कि देखिए भैया अब तक फॉरेस्ट के लोग आ गए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आ गए हैं, वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? कैसी सहाफत कर रहे हैं? मुझे याद है मैं उन दिनों बाहर था, फिकी में एक सेमिनार हुआ था, मीडिया और सनसनी। सही, वो हमारे बड़े अजीज़ हैं, मेरे बहुत मोहसिन भी हैं, वही नकवी साहब उस वक्त आज तक के वो एडिटर हुआ करते थे, वही नकवी साहब भी थे, हम लोग सारे लोग थे। उस पर ये बड़ी बहस चल रही थी, मीडिया और सनसनी। बाद में मैंने उनसे कहा कि सर वही सर ये क्या हो रहा है, नकवी साहब इस तरह की चीज़ें क्यों करते हैं? आप लोग इतने अच्छे प्रिंट के लोग हैं, क्यों ऐसे लोग आ जाते हैं कि वो पूछें कि अब तेंदुए का अगला कदम क्या हो जाएगा? उन्होंने बड़ा दिलचस्प किस्सा मुझे बताया। बोला, फैसल एक तो ये कि आप यहाँ हिंदुस्तान में नहीं हैं, बहुत दिनों से बाहर हैं, जब से ये सारी जमहूरी शुरू हुई है, और आपको बताएं कि हमारे यहाँ 10 आज तक में पोजीशन हमको भरनी थी, लेना था लोगों को। हमने इश्तेहारात दिए, इश्तेहार के रिस्पांस पे बहुत सारी सीवीज आई, बहुत सारी, जाहिर आज तक सबसे बड़ा चैनल है यहाँ आई। उनमें से कुछ लोगों को उन्होंने कहा कि हमने 20-25 लोगों को उसमें से शॉर्टलिस्ट किया और इंटरव्यू के लिए बुलाया, और बहुत एतमाद से और बहुत संजीदा इंसान है वो। उन्होंने कहा नकवी साहब ने कि उनमें से सारे जो लोग मुझे लगे कि हाँ इनको बुलाया जा सकता है, उन लोगों को हम लोगों ने बुलाया, इंटरव्यू किया। और जब इंटरव्यू हो रहा था तो एक से उन्हें पूछा कि भाई ज़रा जेपी के बारे में कुछ बताओ। तो उसने जेपी सीमेंट के बारे में बातचीत शुरू की। ठीक है। उसके बाद फिर अब वो सारे लोग हिंदुस्तान की जो लीडिंग जर्नलिज्म के स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ से फारिग थे। उसके बाद दूसरी कोई थे, उन्होंने पूछा कि भाई जयललिता के बारे में कुछ बताइए, जयललिता जानते हैं नहीं जानते हैं? हाँ जानते हैं। तो जयललिता के बारे में उसको थोड़ा बहुत पता था, एमजी रामचंद्रन के बारे में, एमजीआर के बारे में उसको नहीं वाक़ियत थी। उसके बाद बोले कि मुझे लगा कि अब इससे गांधी वांधी पूछना बेकार है, इसलिए वो तो बहुत और पुराने हो गए, और बोले
कि आप यकीन कीजिए कि उसी लॉट में से हमें कुछ लोगों को लेना भी पड़ा, इसलिए वही अवेलेबल है। और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि फैसल, मिट्टी से आप बड़ी खूबसूरत मूर्त तो बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी से सोने की मूर्तियां नहीं बनती। आज हालात कुछ ऐसे हैं, लेकिन ये एक रुख है मीडिया का, एक बस मंजर है। दूसरा अगर आप बात करें तो कुछ अच्छे काम भी हिंदुस्तान की मीडिया ने किए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लाल मर्डर केस देख लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज भी मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वी आर इन ए स्टेट ऑफ इन्फेंसी, बचपने में हैं, कुछ बेवकूफ़ियाँ करते हैं, बच्चों की तरह उठते हैं, दौड़ते हैं, लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, किलकारी भरते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, दौड़ते हैं। लेकिन ये बचपना कब तक? हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की उम्र भी तकरीबन 25 साल हो गई। 18 साल में आपको वोट का अधिकार हो जाता है। कब संभलेंगे, कब समझेंगे, कब तवाज़ुन लाने की बात करेंगे, तब कब अपने इस इतने अहम रुकन जो चीज़ है सोसाइटी की, जिसको हम लोग फोर्थ स्टेट कहते थे, जो अब रियल एस्टेट में तब्दील हो गया है, उसके सुधार की कब बात करेंगे? लेकिन रियल एस्टेट हो गया है, ये भी एक मसला है। अब जो ये बात कह रहे थे फातिल जमीली साहब, वो यहाँ भी है, चुन्नी लाल, मुन्नी लाल, सुखदेव यादव, शर्मा जी, वर्मा जी, ये सारे जो बिल्डर हजरात और जो दूसरे लोग थे बिजनेस घराने, तो उनका भी दखल अमल ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन इसके बावजूद मुझे ये लगता है, मैं बहुत एतबार के साथ मैं कह रहा हूँ, सहारा एक बड़ा हाउस है कि अभी तक 3 साल मुझे सहारा में ग्रुप एडिटर के तौर पे आए हुए हो गया है। आज तक आप यकीन कीजिए कि मेरे ऊपर कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से कोई बहुत बड़ा प्रेशर ऐसा नहीं है कि आप ये बात करें, ये बात नहीं करें। कहीं ना कहीं हम लोग अब इस मोल्ड में आ गए हैं कि ज़रा इनकी अगर बात कर लें, मुलायम सिंह की, तो बात अच्छी हो जाएगी, उनकी कर ले तो उनसे अपना रैपो हो जाएगा, अपना पीआर हो जाएगा। और हमारी, मैंने जो बात की मिट्टी और सोने वाली जो बात है, अब कहाँ है गिरिलाल जैन जैसे लोग, अब कहाँ है पुराने लोग? आपको याद है कि यहाँ ऐसे लोग भी हिंदुस्तान की सहाफत में पैदा हुए जिनके इदारिये पे बजट बनता था, सरकार की पॉलिसीज बनती थी, और अब हम मजाक का मौजू बन गए। और जब हम मजाक का मौजू बन गए हैं, तो जो टूल फॉर ब्रिंगिंग इन चेंज इन द सोसाइटी था, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल, वो मोस्ट इनइफेक्टिव हो गया है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, एक बहुत बड़ा लम्हे फिक्रिया है, न सिर्फ हम सहाफ़ी हजरात के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो सहाफ़त के बड़े घरानों से मुंसलिक हैं, उनसे जुड़े हैं। इसलिए कि अगर हमारी धार ख़त्म हो गई, अगर हमारी आवाज़ ख़त्म हो गई, अगर हमारी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई, तो फिर उनका ये धंधा नहीं। और अगर हमने समाज को जोड़ने के बजाय समाज को बांटने की कोशिशें की, या अनजाने तौर पर गैर जानिस्ता तरीके से भी ये की, तो कम से कम आने वाली जो तारीख़ है उसमें हम अच्छे नामों से नहीं याद किए जाएंगे। मुझे लगता है हिंदुस्तान में अभी जो मीडिया है उसको बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं। वो कहते हैं एक्यूट ब्लाइंडनेस हो गया है, पैरालिसिस हो गया है, ब्रेथलेसनेस हो गया है, बहुत सारी चीज़ें हो गई, और हमेशा बात करते हैं लोग। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसके दिल में, इसके कल्ब में भी एक मसला हो गया है। तो सबसे पहले अगर इन सारी बीमारियों को दूर करना है तो पहले शुरू करना चाहिए हार्ट ट्रांसप्लांटेशन से। पहले दिल को बदलो, सोच को बदलो, फिर अपने दूसरे अज़ा खुद ब खुद सही हो जाएंगे। और अगर हमने ये करना शुरू कर दिया तो हम पूरे समाज में एक कहीं ना कहीं नई बेदारी, नई सोच, समाज को जोड़ने का जो हमारा असली मंसूबा है उस पर वापस आ जाएंगे। मुझे लगता है मैंने काफ़ी देर आप लोगों से बातचीत की, बहुत अच्छे लोग बैठे थे और अपनी बिरादरी के बहुत सारे लोग दिख रहे थे, इसलिए मैंने ये बात की। अगर मुझसे कोई बेअदबी गुस्ताखी हुई तो मुझे माफ़ कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। सहाफ़त पर बहुत ही अहम और संजीदा मसाइल पर गुफ्तगू फरमा रहे थे जनाब सैयद फैसल अली साहब। बहुत शुक्रिया सर। हिंदुस्तानी सहाफ़त में गिरती हुई कदरों और मीडिया पर प्रेस्टिट्यूट होने के इल्ज़ामात के दरमियान राहुल देव साहब एक ऐसा नाम है जो सहाफ़त में समाजी जिम्मेदारियाँ और हिंदुस्तानी ज़बानों के वजूद के लिए एक जिहाद छेड़े हुए थे। हिंदुस्तानी सहाफ़त में अपना नाम और आपका नाम एहतराम के साथ लिया जाता है। 30 बरसों से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपनी खिदमत दे रहे हैं। राहुल देव साहब आज तक दूरदर्शन, जी न्यूज़ और जनमत चैनल से वाबस्ता रहे। मैं इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो अपने ख्यालात से नवाजें। जनाब राहुल देव साहब। शुक्रिया। प्रदेश आने के लिए बहुत माफ़ी चाहता हूँ। आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, मुझे अंदाज मेरा गलत था। मैं आप लोगों जैसी उर्दू
काश बोल पाता। अपनी अच्छी तैयारी बहुत है, लेकिन उसमें हाथ तरह तंग है। उर्दू शर्त नहीं है, जुबान साफ जी, बावजूद इसके कि हमने लखनऊ का हिंदुस्तानी में बातचीत की। हूँ, बावजूद इसके कि लखनऊ का हूँ, लेकिन उर्दू से इश्क लखनऊ छोड़ने के बाद पैदा हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और जैसा कि अपने देश में भी बन गया है कि आपको अगर थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आती है तो फिर किसी हिंदुस्तानी ज़ुबान को ठीक से जाने बगैर आपका काम बहुत मज़े में चल सकता है। ये हमारी एक राष्ट्रीय शर्म है, लेकिन है। खैर, मैं हिंदी में बात करूँगा, हिंदी उर्दू या लखनऊ की ज़ुबान में। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं जमीली साहब का सिर्फ उनकी आखिरी बात सुन पाया, और जाहिर है कि बहुत कीमती रही होगी। और उसमें एक जो वाक्य मुझे ध्यान से, जिसने मुझे पकड़ लिया और थोड़ा तकलीफ दी, वो ये सुनना था कि वहाँ पर एक भी पंजाबी अखबार नहीं है। मुझे मालूम नहीं था, ये बहुत बड़ी त्रासदी है, ट्रेजिडी है। मैं उस पर नहीं जाऊँगा, हमारे यहाँ शुक्र है अभी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन यह जो मैं आजकल काम जिस चीज़ पे करता हूँ, भाषाओं को लेकर, ज़ुबान पे, उसमें बहुत अचरज की बात नहीं होगी कि 20-25 साल बाद, 30 साल बाद हमारे आज जो हिंदी, पंजाबी, उर्दू, मराठी, बांग्ला के अखबार देखते हैं, वो या तो नहीं रहेंगे या बहुत ही गरीब और हाशिए पर पड़े मिलेंगे। वो एक अलग मसला है, उस पर मैं आज बात नहीं करूँगा। हमारे दोस्त फैजल साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत सम्मोहक बोलते हैं। ये बात सही है कि हम लोग जब आपस में मिलकर बात करते हैं, अपने पेशे के बारे में बात करते हैं, अपने बारे में, काम के बारे में, तो हम थोड़ा आलोचक होते ही हैं, क्रिटिकल होते ही हैं, होना चाहिए। लेकिन मुझे लगा थोड़ी सी ज़्यादती हो गई। हालात उतने बुरे नहीं। मैं आपसे गुजारिश कुछ करता हूँ, हम पूरी मीडिया की अगर हम बात कर रहे हैं, एक तो पहली दिक्कत ये है कि हम जब मीडिया की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ अखबारों पर या खबरों की मीडिया पर रहता है। मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान में क्या स्थिति है, लेकिन भारत में जो न्यूज़ मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स को ले लें हम, वो कुल जो मीडिया यूनिवर्स है भारत का, टीवी यूनिवर्स, उसमें सिर्फ 8% है। यानी टीवी देखने वालों में सिर्फ 8% लोग खबरों के चैनल देखते हैं। तो हम जब मीडिया की बात करें तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अलग हालात इससे पाकिस्तान में होंगे, मुझे नहीं मालूम। तो बाकी आप जानते हैं कि बाकी 92% लोग क्या क्या देखते हैं। ज़्यादा तो मनोरंजन देखते हैं, खेल देखते हैं, तमाम और चैनल देखते हैं। इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने सारे चैनल हैं, दुनिया में शायद किसी एक देश में इतनी भाषाओं के इतने चैनल नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। सईद भाई यहाँ हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। तो अगर आप देखें कि अब सिर्फ पहली बात यह कि जो आज का विषय है कि समाज को उसका संतुलन बनाए रखने में मीडिया की भूमिका क्या है, तो उसमें हमें याद रखना होगा कि हमारे खबरों की मीडिया की कुल जो उसकी जो दौड़ है वो 8% तक है। और असंतुलन अगर हमें दिख रहा है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण उस 92% मीडिया की वजह से भी है, और उसको हम अपने विश्लेषण से, एनालिसिस से अलग नहीं कर सकते। वो जिस तरह के पूर्वाग्रह बनाता, बायसेस बनाता है लोगों के, देखने वालों के दिमाग में, जिस तरह की स्टीरियोटाइप्स को पैदा करता है, बढ़ाता है, पुख्ता करता है, वो समाज के मन का निर्माण ज़्यादा करते हैं हमारी बनस्पत, और ये ध्यान में रखना जरूरी है। अब खबरों की बात, मैं गुजारिश ये करूँगा कि आप देश के सारे लगभग 10 जो बड़े, जैसे अभी बात की गई, 10-15 बड़े अखबारी
खबरों के चैनलों को देखें, और उनको हम में से कौन है जो उनको 24 घंटे देख पाता? कोई भी नहीं। हम रोज कुछ वक्त के लिए उसको देखते हैं। मुझे ये लगता है कि अगर उनकी हम संपूर्णता में देखें तो अपनी 20% तो गड़बड़ उनमें है निश्चित रूप से, लेकिन 80% खबरें और कंटेंट जो मुझे दिखता है कम से कम हमारे चैनलों पर, वो उतना बुरा नहीं है जितना इस 20% की वजह से हमारे दिमागों पर असर के रूप में रहता है। अगर हम अपना काम बिल्कुल ही नहीं कर रहे होते और सब बर्बाद ही हो गए होते तो दोस्तों आज आम आदमी पार्टी नहीं होती। अगर हम बहुत चीजें नहीं होती जो इस देश में हुई हैं, तमाम लाखों की संख्या में ऐसे लोग होंगे जिनको न्याय मिला है, जिनको आवाज मिली है, जिनके दुख दर्द को इसी मीडिया ने बाहर लोगों के सामने रखा है, उनको राहत मिली है। इसी मीडिया ने लोगों को सेंसिटाइज किया है तमाम चीज़ों के लिए। इसी मीडिया ने बहुत संवेदनशीलता के साथ बहुत अच्छे काम भी किए हैं और कर रहा है। तो ये जो आउटराइट कंडेमनेशन है या सेल्फ फ्लैजेलेशन, इससे हमें थोड़ा बचना चाहिए। अपने आप को इतना चाबुक मारने की जरूरत हमें नहीं है। हम इतने अभी बर्बाद नहीं हुए। मैं नहीं जानता फजल भाई की पुणे के उस रिपोर्टर ने, मेरा रिपोर्टर नहीं था, किसी और किसी का भी था, कहीं का भी, वो तेंदुए के अगले कदम के बारे में पूछा था या नहीं, आप कह रहे हैं तो जरूर पूछा होगा। 15-20 साल मैंने भी टीवी में गुजारे हैं, चैनल चलाए भी हैं, काम किया है, एंकरिंग भी की है। इस तरह के वाकये हुए हैं, लेकिन बहुत माइक चला गया। तो ऐसी एक कोई अगर गलती हुई भी थी, उसको खुदा के लिए उसको हम पूरे अपनी नई पीढ़ी की पत्रकारिता के प्रतीक के रूप में ना लेते। मैं नहीं मानता कि हमारे युवा पत्रकार इतने नाकारा हैं, और गलतियां हम में से किसने नहीं की। दोस्तों, हमसे ज्यादा कौन जानता है कि हमसे उम्मीद ये होती है कि हमें हर वक्त दुनिया की हर चीज के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन वो संभव ही नहीं, असंभव है। तो जिन चीजों को जानने में सरकारों को, अदालतों को, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को बरसों लग जाते हैं, महीनों तो लगते ही हैं, उनके बारे में हमसे उम्मीद होती है कि हम बिल्कुल दो टूक सटीक बात लोगों के सामने रख दें। उसमें कई बार जल्दबाजी हो जाती है, सही है, और हम अकेले नहीं हैं, दुनिया के हर मीडिया से होती है, क्योंकि हमारे काम की प्रकृति ऐसी है। द नेचर ऑफ आवर जॉब इज सच दैट वी आर इनहेरेंटली फॉलेबल। और दूसरा, थोड़ा हमें इंसान के मनोविज्ञान को भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। हमें बुरी चीज़, बुरा अनुभव ज़्यादा याद रहता है। अच्छा है, जो आम है, जो सामान्य है, रोज़मर्रा का है, जो हमें झकझोरता नहीं है, जिसमें सनसनी कम है लेकिन अच्छा है, वो हमें ध्यान नहीं रहता। इस मनोविज्ञान के हम सब हार जाते हैं, क्योंकि जहाँ मीडिया पे सेंसेशनलिज्म की बात आती है और हम हर वक्त कटघरे में होते हैं। मैं तो एंकर बरसों रहा हूँ, और परवेज भाई बैठे, सईद भाई भी बैठे, ये भी रहे, ये भी शायद बताएंगे, इसको इसकी तस्दीक करेंगे। मेरा अपना प्रोग्राम जो मैं करता था, तो जिस दिन मैं अपने मेहमानों को लड़ाने में कामयाब हो जाता था, उसके अगले हफ्ते जो उसकी रिपोर्ट आती थी, तो उस व्यूअरशिप ऐसी जाती थी। जिस दिन हम बहुत एक गंभीर मसले पर बहुत अच्छी गंभीर जानकारी वाली बातचीत करते थे, जिसमें गहराई भी होती थी, समझ भी होती थी, संतुलन भी होता था, उस दिन यूं। इसका हम क्या करें? इसका जवाब कोई दे सकता है? तो और मीडिया, चूंकि मास मीडिया है,
आप कमर्शलाइजेशन कब नहीं था, मीडिया कब कमर्शियल नहीं था, मैं तो जानना चाहूँगा। और दुनिया में क्या कहीं नॉन कमर्शियल कामयाब और अच्छे मीडिया के उदाहरण हैं हमारे सामने? तो अपनी तमाम कमियां तो बहुत, हम लोग एडिटर्स गिल्ड में, उसमें भी सईद भाई रहते हैं, हम लोग रहते हैं, हम तमाम अपनी कमियों पर बातचीत करते हैं, उन पर फिक्र करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, हम बयान जारी करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बेहतर ही वो हो। ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन भी काफ़ी चीज़ें करती है। दिक्कत ये है कि जैसे अच्छी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के साथ होता है कि जो हमसे चूक जाता है वो तो बाहर आ जाता है, लेकिन जिन चीज़ों को हम रोकने में कामयाब हो जाते हैं वो तो बाहर नहीं आती, उनके बारे में पता नहीं चलता किसी को। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये हो रहा है। एक तकलीफ उसको मैं महसूस कर सकता हूँ, और एक हद तक वो जायज़ है कि शायद इस देश का मीडिया कभी कभी मुसलमानों के खिलाफ एक ख़ास तरह की सोच और जहनियत दिखाता है। उसमें पूर्वाग्रह, तहस्सुब कहते हैं उसको, वो कई बार, हमेशा नहीं, कभी कभी दिखता है। और जहाँ तक आतंकवाद और इस्लाम का, उसमें आप पाएंगे कि दुनिया भर में एक हवा एक बन गई है। वो उस पर हमें भी बहुत अफसोस होता है, लेकिन वो बन गई है। उसको दुनिया की सारी सरकारें मिलकर भी मिटा नहीं पा रही। वो बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि हम 7 अरब लोगों के दिमाग से, जहन से डील कर रहे हैं। उसको कैसे बदलें? जहाँ ज्ञान है, जहाँ समझ नहीं है, जहाँ जानकारी नहीं है, उसको ये कैसे, कौन से हम उनको डाउनलोड नहीं कर सकते कि एक कोई हम उनको गोली दे दें और समझ में आ जाए। इसी अज्ञान और जानकारी के अभाव और इन्हीं पूर्वाग्रह, दुराग्रहों से लड़ने का काम मीडिया का है अपने ज्ञान के माध्यम से। तो ये एक लंबी लड़ाई है। पूर्वाग्रह रहेंगे, अज्ञान रहेगा, जब तक ये चीज़ें रहेंगी बहुत सारी गड़बड़ियाँ रहेंगी, और हम भी, हमारा भी रॉ मटेरियल इसी से आता है, हम में भी ये कमियाँ हैं। लेकिन दंगों को कैसे रिपोर्ट करना है, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, नाम लेना है या नहीं लेना है समुदायों का, मरने वालों का या मारने वालों के नाम देने हैं कि नहीं, इसके बारे में आज नहीं, कम से कम 15 साल से 20 साल से इस देश के सभी अखबारों और चैनलों में एक समझ बनी हुई है, और उसका हम सब लोग पालन करते हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने एक सोच समझ के फैसला लिया कि नहीं, हमारा काम है जो जैसी है चीज़, जो तथ्य है, फैक्ट है, उसे हम लोगों को बताएंगे। तो एक आध अखबार है, इंडियन एक्सप्रेस है जैसे, वो बताता है, नाम देता है, लेकिन सब नहीं करते। और इस पर खूब बहस हुई है, और ये एक समझ बनी, कायम की गई बरसों पहले, और ज्यादातर लोग, मैं कहूँगा कि उस पर आज भी चल रहे हैं। हम सब लोग जो बैठे हैं, ज्यादातर लोग जिम्मेदार लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं, और उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास रहता है, सब बिक नहीं गए। सनसनी के पीछे की दौड़ थोड़ी हमारे यहाँ ज्यादा हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, और उसको भी मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान में या दूसरे तीसरी दुनिया के देशों में, या जो हमारे जैसे सामाजिक आर्थिक स्थितियों में रहने वाले देश हैं, वहाँ पे मैंने उतनी दुनिया का मीडिया नहीं देखा जितना आपने देखा हो। लेकिन तहस्सुब तो हमें अमेरिकन मीडिया में भी खूब दिखता है, ब्रिटिश मीडिया में भी खूब दिखता है। ब्रिटिश मीडिया से ज़्यादा सेंसेशनल तो शायद हम नहीं हैं, उससे कम ही हैं। प्रिवेसी का में जो दखल वो करते हैं, जो छीछालेदर करते हैं वो लोगों की, वैसा तो यहाँ नहीं होता, बहुत कम होता है तो अपवाद स्वरूप होता है। तो हम लगातार परिपक्व हो रहे हैं, पक रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, और होते जाएंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा समाज ब्रिटिश समाज नहीं है, हमारा समाज अमेरिकन समाज या यूरोपियन समाज नहीं है।
हम अपने समाज के औसत, उसकी जहनियत और उसके ज्ञान और अज्ञान दोनों के स्तर से बहुत ज़्यादा नहीं जा सकते, बहुत परे नहीं जा सकते। हम इस बात के, इस मनोविज्ञान के परे नहीं जा सकते कि इंसान को, वो कहीं भी हो, उसको मसाला, उसको शोर, उसको लड़ाई, उसको शाब्दिक या शारीरिक हिंसा, उसको सेक्स, सस्पेंस, इंट्रीग, गॉसिप अच्छी लगती है। तो अगर सारे चैनल दूरदर्शन, राज्यसभा या लोकसभा चैनल जैसे हो जाएं तो क्या हमें मंजूर होगा? चलेगा? दुनिया में कहीं है? होना चाहिए, होना चाहिए सर। तो इंसान भी वैसे होने चाहिए ना। यही तो सारी गड़बड़ है कि आप उसके पीछे भागते हैं। आप नहीं, आप देखिए, अगर मीडिया की आंतरिक संरचना को नहीं समझेंगे, उसकी अर्थव्यवस्था को नहीं समझेंगे, उसकी एक इकोनॉमी है, आप उसको नहीं समझेंगे तो सिर्फ अपनी हम जिसे सदिच्छा कहते हैं, उनका बोझ उसके ऊपर लाद देंगे तो सिर्फ हमको ही निराशा होगी। राहुल साहब की सब बातों को अगर सच मान लिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि मीडिया में कहीं बिकाऊ माल नहीं है, मैंने तो 20% बोल दिया सर। बिकाऊ माल का एकदम शुरू में मैंने 20% कहा, गड़बड़ है निश्चित रूप से, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि 80% गड़बड़ है। मैं ये नहीं मानता। आपको लगता हो तो आप जोड़ने घटाने का काम तो जनता जानती है। इसलिए सर, मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि हम सब, माफ कीजिए, मैं आपके एक सवाल पूछूं आपसे। अब आप नहीं, मैं सबसे सवाल पूछता हूँ और जवाब दिए या ना दें ये आपकी मर्जी, लेकिन अपने भीतर अपने से पूछिएगा। हम सब लोग जब अपने घर में बैठे होते हैं, टीवी के सामने होते हैं, और हम सिर्फ हम होते हैं, तब हम किसी मंच पे ऐसे नहीं बैठे होते, ना हम सहाफ़ी होते हैं, ना हम अदब की दुनिया के लोग होते हैं। जब हम सिर्फ हम होते हैं और कोई हमें देख नहीं रहा होता और हमारे हाथ में रिमोट होता है, तो हम क्या ज़्यादा देखते हैं, क्या सबसे पहले देखते हैं, क्या कम देखते हैं, क्या बिल्कुल नहीं देखते? ये सिर्फ अपने लिए हो सकता है, आप बिल्कुल किसी दूसरी दुनिया के हों और बिल्कुल फरिश्ते हों, हो सकता है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अगर आप यहीं पे अभी एक सर्वेक्षण करवा लें ईमानदारी से, तो आपको भी शायद पता होगा। लेकिन ये तो आपको बदलना है ना। हम कैसे बदले? मैंने आपको बताया ना, जिस दिन मैं बहुत अच्छी बहस करता हूँ। कलम से कैसे बढ़े? कोई पढ़ेगा तभी तो कलम का काम है। इस अखबारों के एडिटोरियल पेज कितने लोग पढ़ते हैं बताइए? 5% लोग पढ़ते हैं। इस पे खूब रिसर्च हो चुकी है। अखबार की आत्मा वही है। आत्मा वही है, सही कह रहे हैं। अखबार की सारी सोच, हम सब लोग संपादक लोग दुनिया, हमने खोपड़ी खपाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं। इनसे पूछिए, एक संपादकीय लिखने में 2-2, 3-3 घंटे लगते हैं। उसको पढ़ने वाले कितने हैं? तो दोस्तों, मुश्किल यह है कि जो मास जिसे हम कहते हैं, वो चाहे पढ़ने वाला हो या देखने वाला हो, उसको मसाला चाहिए, उसको गंभीर चीज नहीं चाहिए। हमारी सारी गंभीर पत्रिकाएं बंद हो रही। क्यों बंद हो रही साहब? हमारी नालायकी से। तो हमारा जो दर्शक है और हमारा जो पाठक है, वो अपनी जिम्मेदारी कब लेगा? हम तो अपनी जिम्मेदारी मान ही रहे हैं कि हम बहुत ही बेकार, मान लिया। लेकिन ये दो का रिश्ता है भाई साहब। हम लोग उस दूसरे को कभी उसकी बात नहीं करते कि समाज का मन कैसे बदल रहा है, समाज का मन कहाँ है, उसको चाहिए क्या, उसकी रुचियां क्या हैं, उसका स्वाद क्या है। आप अपने बच्चों को खिचड़ी खिला के देख लीजिए कि लौकी खिला के घर में देख तो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, उस दुनिया को समझना जरूरी है, बिना किसी चश्मे के। हमारी ख्वाहिशों से, हमारी बहुत अच्छी ऊंची सोच से, हमारे आदर्शों से दुनिया नहीं चलती। हम भी उतने अच्छे शायद नहीं होते जब अकेले होते हैं, जितना हम ऐसे मंचों पे हो जाते हैं। कम से कम मैं तो नहीं।
इसलिए मीडिया, दोस्तों, मीडिया की बात जब हम करें और उसको कटघरे में खड़ा करें, जरूर करिए। हम तो रोज ही कटघरे में खड़े होते हैं। सबसे ज्यादा गालियां आजकल किसको मिलती है इस देश में? पहले नेताओं को, दूसरे मीडिया को। दूसरा पुलिस है, दूसरा पुलिस है। पुलिस को सोशल मीडिया पे पुलिस को तो बहुत ही कम मिलती है। पुलिस को रिप्लेस कर दिया इन्होंने। मैं आपको फेसबुक और ट्विटर पे, चूंकि मैं इन पे रहता हूँ, अगर आप उस पे देखें, आप जिस तरह की गालियां मुझे मिलती हैं, मिल चुकी हैं, यहाँ पे हम सबको मिल चुकी होगी, कौन ऐसे बचा है? सही बात है। आपको शायद अंदाज नहीं होगा उसका। फिर भी दूरदर्शन नहीं देखते हैं? और फिर भी दूरदर्शन नहीं देखते। लोग नहीं देखते। लोग क्यों देखते हैं उसको? खबरों के लिए तो वही देखते हैं। सवाल ये है कि उनको हम दुनिया का अच्छे से अच्छा कंटेंट ला के दें, लेकिन हम देखने वाले की गर्दन खोल के उसमें भीतर कैसे डालेंगे भाई? वो ताकत तो नहीं है हमारे पास। रिमोट की ताकत हमारे पास कहाँ है? पन्ना पलटने की ताकत हमारे पास नहीं है ना। पढ़ने पे रोके रहे हैं उसको कि नहीं, इसको पढ़ो। ये हमारी रेड लाइन है दोस्त, ये हमारी असलियत है। तो मीडिया जिस दुनिया में जीता है, जैसे जीता है, उसकी पहली बात, उसकी अर्थव्यवस्था अगर हम नहीं समझेंगे, उसकी इकोनॉमी है, उसको हम नहीं समझेंगे, वो जिस लार्जर सोशियो इकोनॉमिक माहौल में और हवा में जीता है, उसको अगर हम नहीं समझेंगे, तो फिर मीडिया को हम कोस सकते हैं, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाएंगे। और मैं फिर दावा कर रहा हूं कि हम बहुत इम्परफेक्ट हैं, लेकिन अपनी सारी कमियों के बावजूद हिंदुस्तानी मीडिया और अधिकांश मीडिया दूसरे देशों का भी एक अच्छी भूमिका निभा रहा है। आप सोचिए कि अगर ये चैनल नहीं होते देश में, तो क्या क्या नहीं होता। सरकारों पर ऐसा जी आप कह सकते हैं, तो फिर ये कोई दूसरे ही इंसान होते तो शायद अमन होता। तो अगर आपकी सारी बातों को सच माना जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि आप टीआरपी को नहीं छोड़ेंगे। दोस्त, टीआरपी जिस दिन आप समझ लेंगे, आप ये सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि टीआरपी आप हैं, मैं नहीं हूं। आपके देखने से बढ़ती है ना। टीआरपी कोई झूठ नहीं है। जो हमें अच्छा लगता है हमें वही देखते हैं। मैं जनसत्ता का संपादक था। जनसत्ता तो आज भी लोग शायद यहाँ मान लेंगे कि वो हिंदुस्तान का, हिंदी का सबसे गंभीर संजीदा अखबार है। ठीक है, हमारा सर्कुलेशन जो बड़े अखबार हैं उनकी तुलना में 10वां हिस्सा भी नहीं था। एक समय था जब 3 लाख था, उसके बाद धीरे धीरे आए, तो अभी क्या कहूं मैं। तो इसके लिए हम तो वही हैं। आप आज भी जनसत्ता उठा के देख लें और उसकी तुलना दूसरे अखबारों से, हिंदी के अखबारों से कर लें। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं। तो साहब इतने क्यों उसको पढ़ना बंद कर रहे हैं, बाकी वो मसाला क्यों पढ़ रहे हैं? इसके लिए मैं क्या करूं? मेरे घर में अगर रोज सारी खवातून कहेंगे ना, खवातीन, वो अगर हर दोपहर को 3 घंटे खाना वाना खिला के सबको दफा करने के बाद शौहर और बच्चों को 3 घंटे 4 घंटे अगर सीरियल ही देखें, तो मैं क्या करूं? आप बताइए। तो अगर हिंदी के चैनल उस समय सास बहू और साजिश चलाते हैं, और सास बहू और बेटी ऐसे कुछ चलाते हैं, क्योंकि वही देखा जाता है, उसको थोड़ी सी टीआरपी मिल जाती है इसलिए, नहीं तो वो 0 हो जाए। दोस्तों, ये अगर हम नहीं समझेंगे, अपनी ख्याली दुनिया में हम रहना चाहें तो हम रह सकते हैं, इसमें कोई हमें रोक नहीं सकता। लेकिन अंतिम बात ये कहूंगा कि अच्छे मीडिया के लिए अच्छे पाठक और दर्शक भी चाहिए। और जी,
चूँकि जमीली, मैं आजकल कुछ दिनों से जमीली साहब पाकिस्तानी चैनल यूट्यूब पे देखता हूँ और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जितनी अच्छी बहसें वहाँ मैंने पाई, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान के मसले पर पिछले दिनों में, वो लाजवाब। कई जगह मुझे लगा कि आप हमसे ज़्यादा निडर हैं, हमसे ज़्यादा हिम्मती हैं, हमसे ज़्यादा खुल के बात कर रहे हैं। तो मैं सचमुच आपको उसके लिए बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सर, राहुल सर, मेरा आपसे एक सवाल है। इजाज़त अगर हो। हमारे राहुल देव जी ने बड़ी अच्छी बात कही और बहुत सम्मोहक अंदाज में इन्होंने भी बात कही और बहुत रोचक अंदाज में। बहुत बहुत बधाई आपको राहुल जी। देखिए, मैंने जो बात कही शायद थोड़ा सा उसको राहुल जी ने थोड़ा ये किया कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मीडिया का रोल हमारे यहाँ ख़राब है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें, चेंजेस जो आए हैं वो मीडिया के ही थ्रू आए हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज़ बहुत, आपने जैसे बात की कि आम आदमी पार्टी नहीं होती, इसमें भी मत विभाजित हैं कि क्या जब ये जो मूवमेंट करप्शन अगेंस्ट इंडिया मूवमेंट जो चल रहा था, तो क्या वही एक ऐसी घटना थी हिंदुस्तान में उस वक्त? ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। हाँ, एक घटना बड़ी थी लेकिन इतनी ऐसी भी नहीं थी। और उसका इफेक्ट भी देखिए, मैं देख रहा हूँ कि चूंकि उस वक्त एक बयार बही हुई थी, वो जो अरब स्प्रिंग बैठा हुआ था, वो तहरीर से होती हुई हवा इधर भी आ गई थी, लोगों को लगने लगा कि जंतर मंतर में बैठा जाए और हंगामा किया जाए। वो इंडिया के लिए भी एक नई चीज़ थी, रिसेंट हिस्ट्री में नई चीज़ थी, वो इफेक्ट था। तो उसको भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन, इस हद तक आप उसको क्या कहिएगा राहुल जी कि एक टीवी चैनल का रिपोर्टर माथे पे अन्ना की टोपी लगाए रिपोर्टिंग कर रहा है, तो आप उसकी ऑब्जेक्टिविटी को क्वेश्चन कीजिएगा। ये इश्यूज हैं हमारे। दूसरी बात ये कि मास मीडिया की बात की राहुल जी ने, जाहिर बात बहुत ब्रॉडर, इसमें मैं चूँकि वक्त ज़्यादा हो रहा था, मैंने नहीं कहा, लेकिन ये भी एक सवाल है राहुल देव जी कि मास मीडिया की जब हम बात करते हैं, ठीक है 8% और 92% की बात सही है अपनी जगह पे, उसमें भी हरास हुआ है। आपको याद दिलाऊं मैं, उस वक्त मैं जाहिर सी बात है छोटा ही था, कि एक सीरियल दूरदर्शन पे आया करता था हम लोग, और मुझे अभी तक याद है कि हम लोग का जब लास्ट एपिसोड एयर हो रहा था तो लोगों ने ऑफिस से छुट्टियां ले ली थी, ट्रैफिक जाम हो गए थे, हर आदमी को ये फिक्र थी कि लास्ट एपिसोड जाके घर पे देखना है। आज वैसा कुछ नहीं हो रहा है, वो हरास वहां भी दिखता। और उसका एक साइड जो रिजल्ट है, जिसकी आप अभी इनको मुबारकबाद दे रहे थे, आप देखिए अभी एक चैनल नया आया है जिंदगी, कंटेंट में कितना रिच है, हम लोग सारे लोग उसको देखने लगे हैं। और ये जो सोप वगैरह जो चल रहा था, वो धीरे धीरे लोगों को लगने लगा है कि रात में भी 2 बजे रात में भी अगर वो औरत उठ रही है बेड पर से, तो पूरा साज श्रृंगार के साथ वो 10 लाख का 9 लाख का हार पहने उठ रही है, रियलिटी से बहुत दूर। तो वो कंटेंट में गिरावट मास मीडिया में आई है, इसको हमको एक्सेप्ट करना होगा। अनलेस वी रियलाइज दैट देयर इज सम प्रॉब्लम, वी विल नॉट एबल टू रेक्टिफाई एक। लेकिन इसके साथ साथ कहीं पे किसी को ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, मेरे भाई जो सवाल बार बार कर रहे थे, कि मीडिया जो है वो बिजनेस एक्टिविटी भी है। हम कोई चैरिटी में नहीं है कि हम सब चीज़ अच्छी अच्छी लिखते रहें, बोलते रहें, दिखाते रहें और हम कंगाल हो जाएं, तो ना हम रहेंगे, ना राहुल जी रहेंगे, ना कोई रहेगा, ना कोई मीडिया हाउस रहेगा। बिजनेस एक्टिविटी है। इसके बावजूद भी मीडिया कहीं से, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि हम लोग बिल्कुल नाकारे हो गए। मुझे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो नई पौध है, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं जानता हूँ, मेरे पास भी लड़के आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन थोड़ा सा वो जो कहते हैं राहुल जी कि जो ब्रांडिंग पहले ज़्यादा होती थी वो थोड़ी कम हो गई है, शॉर्टकट थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। सिर्फ मेथोडोलॉजी की बात है और जो मैकेनिज्म है उसकी बात है। नहीं तो मैं सैल्यूट करता हूँ आज भी अपने मीडिया को, बहुत सारे सोशल चेंजेस को आज भी हिंदुस्तान की मीडिया ने लाया है। सरकार को और पार्टीज़ को अगर किसी चीज़, आज जैसे जिस तरह से होता है कि अच्छे लोगों को टिकट दिया जाए, अच्छे लोगों की बात क्यों होता है? इसलिए कि हम और आप सब पीछे पड़ जाते हैं, इसके ऊपर 30 केस है, हम लोग वो सारी चीज़ें सामने लेके आते हैं। ये अच्छी बात है, सोशल चेंजेस में हम अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। लेकिन फिर एक सवाल हो जाता है जो आपने कहा कि रात में हम क्या देखते हैं। ये सच्चाई है, ये हमारी हकीकत है। जो राहुल देव जी ने कहा कि जब तक अच्छे कारी, जब तक अच्छे श्रोता, जब तक अच्छे व्यूअर, अच्छे रीडर नहीं होंगे, हम बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम एक सर्टेन स्टैंडर्ड से नीचे आ जाएं? मेरे ख्याल से नहीं,
कहीं कहीं पूरी मीडिया नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, बहुत अच्छा काम हिंदुस्तान की मीडिया कर रही है, मैं उसको सल्यूट करता हूँ, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिस पर चर्चा होती है। और आप न्यूज़ वाले हैं, मैं भी न्यूज़ वाला हूँ, हम सबको ये पता है कि चर्चा उसी की होती है जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो मीडिया जो अच्छी चीज़ कर रही है उस पर कहाँ उतनी बात होती है, लेकिन जो नेगेटिविटी हो जाती है, जो गलतियाँ हो जाती हैं, जो चीज़ें होती हैं, हम मीडिया वाले भी उसी को उठाते हैं समाज की। तो वैसे ही हमारे बारे में भी जब बात होती है तो जाहिर सी बात है, लोगों की का जो ये होता है उन्हीं बातों पे ज़्यादा लोग बात करते हैं। इसके अलावा मीडिया में अच्छा काम कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा था, बिजनेस एक्टिविटी कल भी थी, आज भी थी, बढ़ रहा है और इतना व्यापक हो गया है कि बहुत बड़ा एक व्यवसाय हो गया, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा सिर्फ एक छोटी सी विनती थी, बहुत एक हम्बल सबमिशन था कि अगर थोड़ी बहुत हम लोग इधर उधर अलाइनमेंट कर लें, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लें। जैसे मैंने कहा दहशतगर्दी की बात, आपको याद होगा, आप इसमें प्रिंट में रहे हैं कि हम लोग पहले कथित कहते थे, उर्दू में मुबैना कहते हैं, अंग्रेजी में अलेज्ड कहते हैं। ये क्यों नहीं होता? इसलिए कि अभी भी हिंदुस्तान में वो सिस्टम नहीं है कि कोई हमको जाके सू कर दे। अभी भी देखिए काफी हो रहा है, कई जगह नहीं तो होता है, ये जगह अब भी हो रहा है, अभी हो रहा है। लेकिन आपने जैसे कहा कि इंडियन एक्सप्रेस करता है, लेकिन ज्यादातर नहीं करते हैं। तो वैसे ही जो चीज दिखती है और जिससे समाज में एक प्रभाव हो जाता है, उसी पर चर्चा करते हैं। और हिंदुस्तान की मीडिया को लेकर मुझे कभी बुरा तासुर नहीं था, और नहीं होता तो मैं 25 साल के बाद हिंदुस्तान लौटता ही नहीं। हिंदुस्तान की मीडिया इज वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट मीडिया इन द वर्ल्ड। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अभी बहुत ही अच्छी और सच्ची गुफ्तगू फरमा रहे थे जनाब राहुल देव साहब। जनाब सैयद फैसल अली साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। हिंदुस्तानी सहाफ़त पर मखसूस मुकाम रखने वाले टेलीविज़न कमेंटेटर, इंटरव्यूअर सईद नकवी साहब का तारुफ कराना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। मुल्क और बैरून मुल्क के अखबार जैसे BBC, संडे ऑब्जर्वर, द गार्जियन, वाशिंगटन पोस्ट, द इंडियन एक्सप्रेस, द सिटीज़न और आउटलुक मैगजीन में उनके आर्टिकल्स शाया होते रहे हैं। उन्होंने फिदेल कैस्ट्रो, नेल्सन मंडेला, मोहम्मद कद्दाफी, बेनज़ीर भुट्टो, हामिद करज़ई जैसी दुनिया की मखसूस तरीन शख्सियत का इंटरव्यू लिया है। मैं उनसे मुअद्दबाना दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो अपने ख्यालात से नवाजें। जनाब सईद नकवी साहब। इतनी रात गए, इतनी संजीदा बातें, कुछ पहले अगर कर दिया होता, और दूसरे एक ये सुर जो लगाया उर्दू का था, मेरे ख्याल में कुछ फंक्शन उसमें आपने ठोस दिया जर्नलिज्म। यानी हमारे बशीर हुसैन ज़ैदी साहब प्राइम मिनिस्टर थे रामपुर के, तो किस्सा सुनाते थे, एक मौलाना को ले गए वो नवाज साहब रामपुर के यहाँ, और नवाज साहब ने बहुत ही अच्छा मीठा, 8 गुने का मीठा कहलाता था, वो उनके लिए बनवाया और कहा कि मौलाना ये आप खाइए, इसमें 8 गुने शक्कर है और बाकी लेकिन देखिए दाने अलग हैं। मौलाना ने खाया, कहा ये हमारी तो बड़ी ख़ास बात है। कुछ खुश नहीं दिखाई दिया मौली का। तो नवाब साहब ने पूछा कि मौलाना आपने ये गौर नहीं किया कि हमारी बड़ी खास चीज़ है? कहने लगा था अगर आप जान की अमानत हो तो मैं एक बात कहूँ। कहिए मौलाना। कहने लगा था ये बात समझ में नहीं आई कि 8 मीठे में एक फीका ठोस दिया। तो वैसे ही ये नशिस्त आप लोगों की, हमारे यहाँ जो नशिस्तें होती थीं उसके कुछ आदाब में एक पहलू ये भी होता था कि it was more important to be interesting than to be relevant after 9:30. मैं साहब
इंडियन एक्सप्रेस का एडिटर बन के गया। मैं 1984 से, पहले आपको बता दूं कि मेरा पत्रकारिता से क्यों ताल्लुक बहुत कम है। 1984 से आज का दिन है कि मैंने किसी एडिटर प्रोपराइटर की ताबेदारी नहीं की है। 30 साल हो गए ना, ज्यादा हो गए, 31 साल अकेले, इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी, चाहे थोड़ा सा मीडिया कुछ ये वो हो सकता है, क्रेडिबिलिटी अगर रही हो तो ऊपर वाला उसका, लेकिन किसी न किसी तरीके से मैंने ये दिन गुजार दिए। गरज के काट दिए जिंदगी के दिन है दोस्त, वो तेरी याद में हो या तेरे बुलाने में। तो ये साहब, अब मैं क्या कहूँ, मैं दरअसल एक आउटसाइडर हूँ। अभी मेरे अफसाने होते रहते हैं। मसलन ये कि मैंने अभी आम आदमी पार्टी के ऊपर एक मजमून लिखा। मैंने कहा कि आप विक्ट्री, द स्केल ऑफ आप विक्ट्री टू मच फॉर फ्रेंड एंड फो अलाइक। ये कि आप 96% ले जाएं, अरे बाप रे बाप, ये तो हम भी सबके सब भाई 30 आप ले जाते हैं तो सब पूछते ये तो मुसीबत आ जाएगी। तो मैंने एक मजमून लिख दिया। एक अखबार कम वक्त यहाँ पे था, जो कि उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे लिए लिख दिया कीजिए। वो एक, उनको ये नहीं मालूम कि सिर्फ वो एक अकेला अखबार, और मैं लिखता हूँ, कॉलम जो चाहते उठा लेते हैं और तब हर छपता। साहब, गार्डियन ने उस दिन वो मजमून नहीं छापा। ये गार्डियन यहाँ पे छपता है संडे के दिन। ये 50 साल की सहाफत के बाद ये वाकया अकेला है। तो मैंने पूछा, मुझे तो बता तो दिया होता है, कोई ऐसी बात नहीं। असल में दरअसल हम उसको तरमीम कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और उसमें अब ये कॉलम आपका नहीं आएगा। इसी से बचने के लिए 1984 से मैंने किसी की ताबेदारी नहीं की और जिंदा हूं। लेकिन जब ताबेदारी की तो एक ऐसे आदमी की जिसका नाम था रामनाथ गोयनका। उसने मुझे भेज दिया, क्योंकि बड़ी सियासत थी इंडियन एक्सप्रेस में यहाँ। उसने कहा तुम जाके सदर्न एडिशंस के हेड हो जाओ। वाहिद अकेला मुसलमान टुटू पूरे सदर्न एडिशन में, एक मैं। उन दिनों में यह था कि साहब मारवाड़ी अखबार जो है मुसलमानों को लेते नहीं है, लेकिन देखिए ये हिंदुस्तान बड़ा विचित्र है। वाकया है कि नहीं लेते, एडिटर नहीं बनाते, किसी भी चैनल पे ले लीजिए नहीं मिलेगा आपको। लेकिन रामनाथ गोयनका भी अलग थे, हम भी अलग थे। तुम रुक के नहीं मिलते, हम झुक के नहीं मिलते। मालूम ये होता है कुछ तुम भी हो कुछ हम भी। बड़ा अच्छा ऐसे ताल्लुकात हमारे थे आरएनजी से कि आपको हैरत होगी। इतना बड़ा प्रोपराइटर था, लेकिन ये कि एक रिश्ता था मेरा उससे, जहां जन्नत में होगा वो आदमी। बड़ा विचित्र आदमी। बहरहाल, अब मैं वहां जब पहुंचा तो मैंने एक वहां से साहब आर.के. रामाकृष्णा, वो जनरल मैनेजर थे, और एक शिवारामन, बहुत ही ज्ञानी पंडित, आरएनजी का दोस्त, वो दिनमणि, जो कि उनका तमिल अखबार था, उसका एडिटर। तमिलनाडु का पंडित अजीब गरीब होता था, वो नंगे पैर चलता था अपना माउंट रोड पे वैसे। और बात करिए तो जिस सब्जेक्ट पे बात कर लीजिए आप उसके साथ। तो हमने कहा साहब, ये एक दिन ऐसा आया कि कोई 400-600 रिपोर्टर्स और सब एडिटर्स, ये सब सदर्न एडिशंस में लिए जाएंगे। उसका चेयरमैन मैं, मुसलमान, रामनाथ गोयनका मारवाड़ी, और मेरे बाएं तरफ आर.के. रामाकृष्णन, और दाहिनी तरफ जनाब शिवारामन, सबसे सीनियर, बड़ी इज्जत करते थे मेरी और मैं उनकी। हमने कहा था एक बात है, देखिए पूरे इस निज़ाम में कोई मुसलमान नहीं, मैं तो खैर
कैसे आ गया वो अलग बात है। लेकिन हम अब आज जो इतने 400-600 लिए जा रहे हैं, इसमें ये तय कर लें हम लेंगे जरूर। मैंने खुल के ये कहा और सब मान गए, उनका हाँ बिल्कुल होना चाहिए, ये गलत बात। अब साहब पैनल तो मैंने कहा क्योंकि मैं यहाँ एडिटर इन चीफ हूँ साउथ का, लिहाजा खबर फैलेगी और एडवर्टाइजमेंट आएगा, तो लिहाजा अहले ईमान आएंगे। अब जनाब हम लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आए। अब साला वो कभी दिखेगा, माफ करिएगा मेरी साहब कर रहा, उसे 19 कम कर दो, उसके बाद 2 हफ्ते के बाद वो आ गई, ले लिया गया था गुलफराज। अब जनाब गुलफराज 2-2.5 महीने के बाद वो चले गए हिंदू में। 3 महीने के बाद हिंदू उन दिनों में भिखरामनाथ जी को ये हमेशा एक कॉम्प्लेक्स था कि हम हमेशा नंबर 2 क्यों रहते हैं हर शहर में। वहां पे हिंदू था नंबर 1, वो वहां चला गया और कुछ दिनों के बाद वो यहाँ आ गया। यहाँ NDTV में वो स्पोर्ट्स का एडिटर इन चीफ हो गया। मैं यहाँ आया, उन दिनों में यहूदी इजरायली एम्बेसडर इसमें अशोका होटल में रहा करता था। खायम यहूदा मेरा बड़ा दोस्त था, मेरे अजीब अली दोस्त है ना। तो उसने खाने पे मुझे बुलाया। मैं वहां जब गया खाने पे तो देखा कि हमारे गुलफराज साहब वहां खड़े हुए, कहेंगे सर कम प्लीज सिट हियर। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, तुम साले यहाँ क्या कर रहे हो? You didn't know, sir. I'm a Jew. तालियां, तालियां। उसका नाम था गुलफराज एज़ेकियल, गुल्लू गुल्लू करके। तो साहब ये तो आपकी कौम की हालत है, माफ करिए, समझे ये हाल है कि अब क्यों है ये बड़ा मुश्किल है मामला, बहुत लंबा। जो बातें आप लोग कह गए इतने सरसरी तौर से, ये भी बहुत लंबी बातें हैं दरअसल। आप तो एक स्टंप स्पीचेस कर गए, एक कायनात जो है वो बड़े अलग, लेकिन वक्त बहुत हो गया है वाकई में, लिहाजा मैं उसमें न उलझूंगा। बड़ी अच्छी बातें कही, राहुल ने अच्छी कही, जमीली साहब की बात मुझे सुनी नहीं, बड़ी अच्छी पाकिस्तान की तस्वीर, और आपने सब अपने अपने अर्ध सत्य लेकिन यह है कि एक कैनोपी है, एक ऊपर छतरी, वो पहले नहीं थी। जब हम स्टेट्समैन में नौकरी हमने की तो हमें एक खत मिला, सूट बोरोड करके, बोरो सूट पहन के हम गए, अंग्रेज था एडिटर, उसने कहा यहाँ पे बैठो, सिगार की खुशबू थी, बड़ी अच्छी लगी, बाद में मैंने भी सिगार पिया और उसने कहा कि ये देखो ये अखबार है, इसमें मैं समझा कि पता नहीं क्या फॉरेन पॉलिसी ये वो पूछे, उसने कहा कैन यू राइट 500 वर्ड्स ऑन मैंगोज। तो मैंने कहा देखिए मेरे इलाके का मामला है। उसने कहा फौरन चटपट एक खत आया कि आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट वी कैनॉट ऑफर योर जॉब, क्योंकि वो कलकत्ते जाना था, स्टेट्समैन का हेडक्वार्टर कलकत्ते। वी कैनॉट ऑफर यू एम्प्लॉयमेंट एट द मोमेंट, but we are willing to take you on as an apprentice trainee for a period of 6 months. At the end of the training period, we do not guarantee you employment, but the training you will have received here will stand you in good stead in finding work elsewhere. Of course, we shall not give you any salary, but a pocket money, अब सोचिए, मैं साहब बड़ा एम्बिशियस यंग अच्छा खासा ब्राइट था उन दिनों में, अब तो
और नहीं था, लटक गया। तो 300 रुपए महीने पे। अब बड़ा चक्कर, क्योंकि मैं दुनिया घूमने के शौक था मुझे। एयर इंडिया में मुझे 700 में मिल गई थी। मैं एयर इंडिया गया कहने के लिए, यार ये 300 तो चक्कर समझ में नहीं आ रहा। हमारे इत्तेफाक से एक दोस्त है विमल सक्सेना, हिंदुस्तान टाइम्स में इंडियन वहीं कनॉट प्लेस में था। उसने कहा, यू इडियट, यू आर ऑन टू द बेस्ट न्यूज़पेपर जॉब इन द वर्ल्ड। चलिए साहब, अब वहाँ गया एयर इंडिया, उन्होंने कहा कि वेयर एल्स, मैंने कहा 300 रुपीज़ इन स्टेट्स में। वो समझ गए कि ये गधा है, ये साले यहाँ अगर हमने इसको ले लिया ये बहुत ही हाँ ये नाखुश रहेगा, तो आप जाइए। बहरहाल इस तरह से शुरू हुई और किसी तरह से कायनात हमने चलाई, जर्नलिज्म बड़ा अच्छा किया, लेकिन फिर और यहाँ वहाँ दुनिया भर हड़बड़ करते रहे, बड़े खुश रहे। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक बुरी खबर सुना। उन दिनों में क्या था, एक मैनेजर था जैक प्लक, वो यहाँ से यहाँ जहाँ आप बैठे हुए हैं यहाँ तक वो आता था, और एडिटर थे चार्ल्टन, वो यहाँ से यहाँ तक आते थे। वो जैक प्लक इससे आगे, यानी एडिटोरियल जमीन में वो नहीं आ सकता था, और हमारे सब खत जो थे वो एडिटर लिखता था। आखिर में पहले प्राण चोपड़ा पहले रेजिडेंट एडिटर हुए इन स्टेट्समैन के, फिर स्टेट्समैन के एडिटर बने। वो निकाले कैसे गए वो अलग कहानी है, लेकिन बहरहाल तो ये था एक डिवीजन कि दिस इज वेयर द मैनेजमेंट स्टॉप्स एंड दिस इज वेयर द एडिटोरियल ran द होल शो। खैर वो दुनिया बदली, कायनात बदली, नॉन अलाइनमेंट हुआ और इंपीरियलिज्म हुआ और सोवियत यूनियन हुआ। अब जनाब आ गया, जल्दी से मैं कहानी को यूं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, आ गया 1990 में बर्लिन वॉल गिर गई, एक पूरा स्तंभ गिर पड़ा और जनाब ये सब लोग दौड़ के पड़े उधर चले गए। अच्छा भाई, एक लर्च होता है, खामोशी से जाते नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब वो गिरा दाम से पहुंच गए, पाँव पकड़ लिए, यार तुम्हारे लिए तुम तैयार थे तब से। उसके बाद साहब उन्होंने सोवियत यूनियन के गिरने के बाद आइजनहावर ने बात कही थी कि ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है ये है दरअसल सत्य इंपीरियलिज्म का। ये आइजनहावर प्रेसिडेंट कह रहा है और उसको दूसरा टारगेट ये टेररिज्म वाला दिखा कि भाई ये कारतूस जाएंगे कहाँ, असलहे बिकेंगे कहाँ, हमारे धंधे कहाँ जाएंगे, पूरा डेट पे मूल चलता है। अगर उनके पास फौजें ना हो, अगर ये आप लोग नहीं समझेंगे तो आप मूर्खता में रहेंगे और ये आपको मूर्खता में रखेंगे। बुनियादी चीज ये है कि ये जो पूरा इंपीरियल निजाम है, ये तब से क्या हुआ था, आपने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जनवरी 1991 में किया, जिसमें कि पूरे असलहों ने एक सद्दाम हुसैन को आपने कह दिया कि वो हिटलर है और आपने उस पर हमला कर दिया। देखिए दुनिया में दो ऑडियंसेस आपने फौरन बना दिए। एक वो जो कि सोवियत यूनियन की जीत के बाद ट्रायम्फलिज्म के मूड में थे, वो एक तबका, और एक वो जो मारा जा रहा था, इत्तेफाक से वो मुसलमान था। तो यानी ऑडियंसेस ग्लोबल मीडिया ने दो तबकों में बांट दिए, एक वो जो के खुश के ये पिटा, एक वो जो के पिटा, उसके सिंपैथी हुई दुनिया में। अब उसमें हम कहाँ हैं? हम पिटने वालों के हक में रहे या पिटने वालों के खिलाफ रहे? ये कि वो पिट रहा है उसमें हम खुश हुए, या ये कि ये पिट रहा है उसका हमें अफसोस हुआ? दिल में झांक के जिस दिन हम इसका जवाब दे देंगे, हमको पता चल जाएगा कि ये मीडिया क्या है और हिंदू मुस्लिम क्या है। अच्छा, बहरहाल हर इस कहानी में एक सिल्वर लाइनिंग होती है। सिल्वर लाइनिंग ये है मेरे भाई कि एक कहावत है कि
when war breaks out, the first casualty is the truth. ठीक है, क्योंकि आप अब हमारे कारगिल अगर हो रही है तो हम ये थोड़ी कहेंगे साहब पाकिस्तान ने ठोक दिया, फर्ज करिए वो सच है, हम कहते हैं हमारे तोपों ने, हमारे सोल्जर्स ने और ये किया, एक आप प्रोपेगेंडा मोड में आ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त हर मुल्क दुनिया में हमेशा, और कोई हम अजूबा नहीं है, जो कि वी आर बैटिंग ऑन द सेम साइड। अब जंग में आ गया है मुल्क, तो मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा मोड में आ गया। अब जंग आपने शुरू की ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से, रुक ही नहीं रही है। उसके बाद से अमेरिका बहादुर 50 छोटी मोटी जंगों में मुब्तला हैं। अगर आप मुब्तला हैं जंगों में तो आपका मीडिया एक प्रोपेगेंडा मोड में आ गया। अगर वो प्रोपेगेंडा मोड में है और यहाँ आपको खबर ही नहीं है, यहाँ पे कोई कॉलमनिस्ट नहीं है, यहाँ पे टॉम फ्रीडमैन है कॉलमनिस्ट, यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के हैं जनाब लॉर्ड देसाई, वो है कॉलमनिस्ट, यहाँ का नहीं है कोई। जितने आप कॉलम देख लीजिए अखबारों में, कोई हिंदुस्तानी नहीं है। ऐसा साहब इंपीरियलिज्म का हमारे ऊपर ठप्पा पड़ा और हम जानते नहीं, अफसोस है। Shameful the whole situation is। यहाँ पे आप कॉलम अखबार देख लीजिए तो पॉल क्रूगमैन है, टॉम फ्रीडमैन है, सब वही लोग। अच्छा, जंग इस वक्त हो रही है यूक्रेन में, अमेरिका की और रूस की। आप किस तरफ है? आपका कोई मंशा है नहीं है। आपकी मंशा हो न हो, छपेगा वो वर्जन जो कि टॉम फ्रीडमैन लिखेंगे, जो कि इकोनॉमिस्ट लिखेगा। आप समझे? अच्छा, इसमें भी सिल्वर लाइनिंग है। वो क्या है? वो ये है कि जब जंग होती है और आप प्रोपेगेंडा मूड में आ जाते हैं तो आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जनता को बेवकूफ बना सकते हैं। The greatest tragedy of liberal politics in the globe at the moment is a total and complete collapse of the credibility of the Western media. लिहाजा लिबिया के ऑपरेशन के लिए उन्होंने अल जजीरा क्या साहब, एक शेखडम कॉल्ड कतार, उसमें उन्होंने शुरू कर दिया। वो क्या है, वो कहानी अलग है, कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करता। उसका आगा पीछा क्या है, जहां सेंटकॉम बैठी हुई है, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री मशीन वहां है अमेरिकन, वहां पे साहब एक इंडिपेंडेंट चैनल बन गया। उसने साहब सऊदी से उनका रकावत है, लिहाजा उन्होंने इतनी ऑनेस्ट रिपोर्टिंग कर दी कि अमेरिकन ने उनको बॉम्ब कर दिया काबुल में और बॉम्ब किया बगदाद में, और उनके रिपोर्टर को जेल कर दी स्पेन में। झूठ बोल रहे हो? बिल्कुल चाहिए। तो साहब उसकी अब होते होते ये हो गई है कि वो भी उसको लेके आए। जब अब्दुल्ला साहब आए वहाँ से हॉस्पिटल से निकले किंग अब्दुल्ला, उन्होंने कहा ये तो हमारा हुस्न मुबारक गया, ज़ैनुल चला गया ट्यूनिस से, गजब है, अब नहीं होने देंगे। लिबिया में इसको मारो, कद्दाफी को। अब कोई CNN BBC भैया की कोई सुनता ही नहीं, और अब सुन नहीं रहा है तो उनका भाई खुदा के वास्ते मिल जाओ शेख, वरना तुम भी जाओगे, आओ भाई हमें क्रेडिबिलिटी दो अपने अल जजीरा की। वो आए, वो डुबो दी उन्होंने। किस्सा इस वक्त ये है कि कोई क्रेडिबिलिटी उस मीडिया की खुद उन्हीं के निज़ाम में अब नहीं है। अब वो खुल के जो इस वक्त हो रहा है वेस्ट एशिया में, उसका आपको नहीं मान, इसलिए कि आपका आदमी ही नहीं है। आदमी अपना कोई वहाँ दमे तहरीर भी था, पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक। आपका कोई है ही नहीं वहाँ। इतनी बड़ी जंग हो रही है, नहीं ना हमें कोई दिलचस्पी, लेकिन हाँ जब वो हिंदुस्तानी वहाँ से बचा के ले आए तो बड़ी खबर। एक रिपोर्टर को भेजा उन्होंने बम्बई, वो एक जहाज के डेक पे वॉक किया, उसका पीस टू कैमरा किया गया कि साहब ये देखिए ये बड़ा कमाल कर दिया। अरे भैया वहां क्यों नहीं गए तुम? क्यों नहीं थे? कहीं नहीं हो तुम? अरे भाईजान यहाँ ये तो इत्तेफाक से ये अभी ये नेपाल का किस्सा हो गया, वरना नेपाल से हमें लीज डुसेट खबर देती थी।
अफगानिस्तान 1.5 घंटे की फ्लाइट है, वहां से क्रिश्चियन मानपुर देती और लेते हैं ये लोग। अब उस मीडिया की क्रेडिबिलिटी कम हो रही है। ईमानदारी की बात यह है कि जब आप घर में बैठते हैं और आप अर्नब गोस्वामी को देखते हैं तो आप सब ये कहते हैं, यार क्या बहुत चीखता है यार, अब चिल्लाता बहुत है यार, किसी को बोलने ही नहीं दे रहा भाई, लेकिन देख रहे हैं आप उसी को। क्यों देख रहे हैं आप? इसलिए कि ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप शाम को शेर को जंगल में आप रोशनी उसके हाथ पर डाल दीजिए, वो यूं देखता रहेगा उसे। तो आप सब बैठे हुए उसको निहार रहे हैं। चॉइस, आप समझ रहे हैं कि आपको मल्टीपल चॉइसेस दे दी गई, ये फॉल्स है। सब एक हैं न्यूज के मामले में। एक आदमी चढ़ गया दरख्त पे, किसान फार्मर, अब साहब 10 दिन तक, यानी कभी कायनात के अंदर योगेंद्र यादव ने ख्वाब में नहीं देखा होगा कि वो 25 दिन तक पेज 1 पे हर अखबार के मुस्तकिल रहेंगे। ये सच था, ये कैंपेन था। अगर ये कैंपेन था तो किसका था? तो मियां, ये किस्सा बहुत पेचीदा है और इसमें कोई ये कि ये सत्य है ये झूठ है, सब नहीं। आप, हमारे पास कुछ नहीं है। जो सब इस वक्त जो अंबानी अडानी जो ओनर्स है इन अखबारों इन मीडिया के, जो वो चाहेंगे वो आप करेंगे। और आप ये सोचें कि नहीं उसके बगैर हम बड़े दबंग शेर हैं, आप नहीं हैं। कल वो जमाना गया, पहले वो स्पेस देते थे, क्रेडिबिलिटी का शौक था। ये लोग क्रेडिबिलिटी वाले नहीं हैं। रामनाथ गोयनका सिर्फ मीडिया का आदमी था, उसको ये था कि भाई वो होना चाहिए कुछ ये क्रेडिबिलिटी है नहीं। तो इन्होंने जो आज ये 5 पराग बेचा, कल कुछ बेचेंगे। हाँ, ये कि आपके मीडिया, इनको तो अपना काम चाहिए, जमीन चाहिए, खाने चाहिए वहां पे जहाँ पे, और कॉरिडोर्स चाहिए जहाँ पे इमारतें बने। तो ये है। और लेकिन ये बहुत देर इसलिए नहीं चलेगा कि लोग जानते हैं क्या हुआ है। ये 67 सीट्स यहाँ दिल्ली में कैसे आ गई? फतूर मीडिया ने कोई दिलवा दी? नहीं, लोग देख रहे हैं। वहां पे बंगाल में आपने बर्दवान ब्लास्ट और ये ब्लास्ट और वो ब्लास्ट कर दिया। अभी इलेक्शन हुआ, क्या हुआ? खेल खत्म, पैसा हजम, जमीन से पकड़ और चारों तरफ एक घबराहट। अब यह है कि फिर वही फॉर्मूले पे जाओ या ये कि कुछ और सोचो, और सोचने की सकत नहीं। तो इसलिए, और मीडिया का अभी झिझोड़ खुद अपना झुंझला के अगर कुछ इधर उधर हो जाए, वरना अभी मीडिया से चाबुक लगा के बच्चू ये काम कर, विप पास होगी, ये होगा। 2 मैं आपको एग्जांपल देता हूं। न्यूक्लियर डील जिस वक्त हुई, अरे बाप रे बाप, आप जरा सा इधर से उधर तो बात कर लीजिए, बात नहीं कर सकते थे आप। और वही जब इलेक्शन हो रहा था हमारे मोदी जी का, यानी एक दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया कैंपेन जो बनाया गया, उसके बाद जो मीडिया ने छोड़ दिया उसे, अब वो छोड़, अब भाई वही फिर शुरू करो। वो कह रहे हैं यार हमें तो यकीन नहीं तुम कर पाओगे कि नहीं, हम फिर लगा दें उतना ही। तो वो एक साहिबजादे हैं, वो निकले, खुदा मालूम किस जंगल में बरखुरदार बैठे कहा मजनू से ये कि बेटा किस तरफ का कि बेटा है कहाँ इस दिन, खुदा मालूम इधर मनिहार बैठे हैं, इधर मनिहार बैठे हैं, गन्ना पीछ में पहले वो चुपड़ीदार बैठे हैं, और उसमें एक मिसरा यही है, खुदा मालूम किस जंगल में बरखुरदार बैठे हैं।
तो बरखुरदार अभी तो चले गए केदारनाथ, पाक हो गए, पवित्र हो गए। उसके बाद अब ये फिर कहीं विदर्भा वगैरह जा रहे हैं। देखिए, बात करने के लिए आपसे दो आंख में आंख डाल के गुफ्तगू करने के लिए बड़ी हिम्मत की ज़रूरत है यहाँ। लेकिन अगर आपको 4 वाक्य सिखा दिए गए हों और वो आपने बोल दिए पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर, उसके बाद आपके पास कोई चारा नहीं है, सिवाय इसके कि आप केदारनाथ भाग जाएं, विदर्भा भाग जाएं, इधर भाग जाएं, उधर भाग जाएं। जब नहीं भाग पाओगे तो विपासना के लिए कहीं और चले जाओगे। अब मीडिया क्या करेगा? और क्रेडिबिलिटी गिरती चली जाएगी, समझ में लोगों के आएगा नहीं कि आप चाहते क्या। माफ करना, मैंने कहा कि 9:30 के बाद अगर तकरीर करवाओगे तो ऐसे ही बेतुकी तकरीर होगी, उसका कि न सर होगा और न पैर। अगर ऐसा रहा तो आप लोग मुझे माफ कर देंगे। शुक्रिया।